हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर अंबाला को लेकर आपको बता दें, 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अंबाला में 8वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भी हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रत्याशी ही आगे हैं। शक्ति रानी शर्मा 1129 वोटों से लगातार आगे चल रही हैं। अंबाला में 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। शक्ति रानी शर्मा 1129 वोटों से आगे चल रही हैं। लगातार पहले राउंड से ही शक्ति रानी शर्मा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को पछाड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। और आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वोट काउंटिंग लगातार जारी है और लगातार हरियाणा न्यूज पर महा कवरेज भी जारी है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार। बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी, राय सिंह हैं कांग्रेस से हमारे साथ, और सोमवीर आर्य हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अब से कुछ ही देर में परिणाम सबके सामने होंगे। विजेंद्र नेहरा जी, रुझान जिस तरह के आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है, क्या रिएक्शन देंगे इस पर? सबसे पहले बताएं। तो चाहे वो पंचकुला की बात हो, चाहे बाकी जगह की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रही है सब जगह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव परिणाम अंतिम जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी और सब जगह हमारे प्रत्याशी जीतेंगे जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2014 के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, चारों तरफ हमारी विजय होनी शुरू हुई है, चाहे वो 2014 के विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे जींद का उपचुनाव हो, चाहे पिछले साल जो हुए थे 5 जिलों में नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो सारे चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और पूरे देश के अंदर भी हम बात करें तो वही सिनेरियो निकल के आता है। और अभी पीछे चाहे राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव हुए, वहां पे हम जीते, 58 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 42 में हम जीते, और बिहार के अंदर जबरदस्त जीत हमें मिली। और कांग्रेस पार्टी का सब जगह सफाया होता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की जनता ने छुट्टी की है, उसी तरह से नेता भी छुट्टी पर चले गए। उनको लेकर क्या कहेंगे? सोनीपत में पीछे चल रहे हैं आप अंबाला में पीछे चल रहे हैं। अंबाला में तो कांग्रेस भी पीछे, जनता ने सिरे से खारिज ही कर दिया दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को। पीछे जहाँ चल रहे हैं उनको लेकर बताइए। अंबाला में तो कांग्रेस का कोई नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा, वहां सबसे लास्ट में कांग्रेस चल रही है। और उसके बाद उससे पहले भी आप देखिए, उकलाना के अंदर कांग्रेस चौथे 5वें नंबर पे आई है। भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला था, निर्दलीय से 400 वोटों का मार्जिन वहां पे रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, पंचकुला में हम आगे चले हुए लगभग 3000 वोटों से 9वें राउंड के बाद में। एक सोनीपत को छोड़कर बाकी सब जगह हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और उसकी पार्टी की जनता ने छुट्टी कर दी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छुट्टी पर चले गए। नहीं, राय सिंह जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हम तो चलो पंचकुला में जीत रहे हैं और सब जगह भी हमारी स्थिति ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता हो रही है। बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने की है। हरियाणा प्रदेश के 6 वर्ष के इस गठबंधन सरकार जो वर्तमान में 1 साल की है, उससे पहले 5 वर्ष जो भाजपा कार्यकाल के रहे, इतनी लंबी लंबी कहानियां इन्होंने पिछले हरियाणा भारतवर्ष के इतिहास पर डाली है, बताई है। अरे और पीछे जाएं तो स्वतंत्रता आंदोलन के अपने इतिहास को बता दो कि किस प्रकार आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, किस प्रकार आपका संघर्ष रहा है, किस प्रकार आपने गुलामी की है। अरे राजनीतिक बात करो केवल वर्ष की, कि किस प्रकार एक वर्ष के इस कार्यकाल में आपकी गठबंधन की सरकार को क्या आईना जनता दिखा रही है। नगर निगम चुनाव, जहां तक हम बात करते हैं सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और नगर परिषद रेवाड़ी और सांपला की, भारतीय जनता पार्टी केवल पंचकुला में आगे है, फिलहाल आगे है। और जब तक लास्ट राउंड आएगा तब तक इनकी स्थिति और बिगड़ेगी। नहीं तो आप भी तो केवल सोनीपत में ही आगे हो, आप भी तो केवल सोनीपत में ही आगे हो, आप भी बीजेपी के लगभग पास ही नजर आ रहे हो। जनता तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों के मूड में नजर आई है, अब तक जो रुझान देखे। नहीं, आपकी बात में कुछ हद तक सहमत हूं कि अभी इस प्रकार से विकल्प देखा है जनता ने कि वर्तमान में कौन किस प्रकार से कैसे इन परिस्थितियों में नगर निगम के चुनाव। और जहां तक बात अंबाला की है, बार बार अंबाला की बात करते हैं आप, अंबाला में जो जन चेतना पार्टी है
वो हरियाणा प्रदेश की जब 10 वर्ष की सरकार रही 2004 से 14 तक, वो हरियाणा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, भारतवर्ष में सरकार में मंत्री भी रहे, और उनको कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर ही लोगों ने कहीं ना कहीं उस बात को समझा है कि कांग्रेस के पुराने नेता है। लेकिन जिस प्रकार से इनकी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार जो ऐतिहासिक फैसला किया है कि हम इन शहरी पार्टी को, भाजपा की शहरी पार्टी को, इनके शहर में जाकर इनको आईना दिखाएंगे कि ये पंचकुला में क्या हो गया? राय सिंह जी, पंचकुला में तो आप अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में इनको इनके घर में जाकर इनको नहीं, राय सिंह जी, पंचकुला में तो आप अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं। आपकी सीट थी वो। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि सीट नहीं बचा पा रहे हैं? अभी नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, रुझान कह रहे हैं। मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं क्यों बोलूंगी भाई? रुझान कह रहे हैं ये। रुझानों का जो परिणाम आपके सामने आप लोगों के साथ परेशानी है कि आप रुझान भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। सोमवीर आर्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही है नगर निकाय चुनाव में, आप सर मुझे ये बताएं क्या क्या फैक्टर रहे होंगे? कांग्रेस और बीजेपी, कहीं पर सोनीपत में बीजेपी पीछे, पंचकुला में कांग्रेस पीछे, स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट बराबर की नजर आ रही है। इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको जनता ज्यादा तरजीह दे रही है। क्या कारण इसके पीछे आप समझते हैं? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले हम सोनीपत की बात कर रहे थे। पहले सोनीपत में आप कांग्रेस आगे नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे और उनकी जो टीम है ना, वो पुराना ओल्ड अनडिवाइडेड रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लीडर हैं और जितने भी वर्कर हैं उनकी, वो आगे हैं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, सैंपल उनका है पार्टी में, वो भी है, लेकिन जो आज वोट सोनीपत में मिल रहा है वो वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उसके प्रभाव से मिल रहा है। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोनीपत जो है उसको आप शहर कह ही नहीं सकते। अगर हम पीछे जाएंगे तो आजादी से पहले सर छोटू राम जी थे, हमारे बहुत बड़े किसान नेता, उन्होंने इस एरिया को, पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट था, उधर यूपी लगता था, दक्षिण हरियाणा को छोड़ के वहां पे जितनी भी डेवलपमेंट है वो थोड़ा पहले पानी आ गया था, पहले वहां पे बिजली आ गई थी, वो थोड़ा सा शिक्षा के हिसाब से थोड़ा सा आगे था। तो जितना भी वो जो गांव ग्रामीण परिवेश था पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, वो सोनीपत में बस गया। तो उसको आप शहरी की बजाय एक सोनीपत का ग्रामीण क्षेत्र ही कह लीजिए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बहस का विषय नहीं है कि हुड्डा साहब का उस इलाके में प्रभाव है। आपने बड़ौदा हल्के में देख लिया था। अब इससे पहले जो आपके शुभेंद्र जी थे वो कह रहे थे कि ये जो किसान आंदोलन है, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका इस पे क्या इफेक्ट है सोनीपत पे? इस पे मुझे बिल्कुल इफेक्ट नजर नहीं आता। वजह इसकी ये है कि देखिए उस इलाके में जहां से 5 किलोमीटर पे बॉर्डर पे बैठे हैं और सिर्फ 3-4 हजार वोट से जाना, ये जो है ना पीछे रहना बीजेपी, ये दर्शाता है कि उसको किसान जो आंदोलन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा ही पहले बड़ौदा में हुआ। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है, जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो है बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा ज्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उनका शहरी वोट बैंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है? आप ये कहीं पे भी असर नहीं पड़ा, कहाँ पड़ा? अगर अदरवाइज तो एक तरफा इलेक्शन होना चाहिए। शहरी वोट कितने वहां पर? अभी रिसेंटली तो कई गांव लगाए सोनीपत नगर निगम में, रिसेंटली बड़े बड़े गांव लगे हैं। तो वो तो है ही नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका तो जीरो असर है। मुझे नहीं लगता ना सर, थोड़ा बहुत होता है 10-5% का। वो होता क्या है कि 10-5% का जो असर किसान आंदोलन का बीजेपी खिलाफ जा रहा है, उतना बीजेपी को प्लस मिल जाता है, क्योंकि बॉर्डर रुका पड़ा है, लोग दुखी हैं। जो शहरी तबका है जिसको किसानी से ज्यादा संबंध नहीं है, या जो किसान भी है, वो अगर उस वहां से निकलता है, वहां से गुजरता है तो परेशान होता है। तो किसान आंदोलन का ना बीजेपी को नुकसान है ना फायदा है। ये तो इतने वोटों का फर्क तो नहीं होना ही था, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ और भी हो। ये बीजेपी के प्रवक्ता आपकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये मैं जरूर जानूंगी। विजेंद्र जी, जो बात यहाँ पर सोमवीर जी कह रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं किसान आंदोलन का आपको नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है? क्या आप ये मानते हैं? विजेंद्र नेहरा जी, क्या आप बने हुए हैं हमारे साथ? आपकी आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ, देखिए मैडम, मैं ये कह रहा था आपसे कि सोमवीर आर्य जी जो है बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको बड़ी अच्छी जानकारी भी है, तो उनकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर किसानों का इतना प्रभाव होता नंदिनी जी,
तो अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले पूरे देश के अंदर 58 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 42 सीटें किसान अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में नहीं जिताते, और कांग्रेस की सभी जगह जमानत जब्त नहीं करते। बिहार के अंदर भी किसान रहते हैं, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, बिहार से हम हरियाणा को कंपेयर नहीं कर सकते विजेंद्र जी। हरियाणा की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है। यहाँ हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पूरी तरीके से जनता ने स्वीकार भी नहीं किया है। आप देखिए, आपने बड़ौदा में चुनाव लड़ा, वहां आप हार गए। आपने नगर निगम चुनाव साथ लड़ा, वहां पे भी सिर्फ पंचकुला में आप आगे हैं। स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इस बात को मानिए। नंदिनी जी देखिए, 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए सब में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और इनके रणदीप सुरजेवाला जैसी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता तक है उनको भी जिनमें हमने धून चटाने का काम किया। जहां तक बड़ौदा की आपने बात की नंदिनी जी, देखिए बड़ौदा के अंदर कांग्रेस की वो परंपरागत सीट थी, अपनी ही सीट को बचाकर, क्योंकि इनके स्वर्गीय जो श्री कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास होने के कारण वो सीट खाली हुई जी। थी। आपको मैं रोकना चाहूंगी, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपसे रोक करेंगे। अभी फिलहाल बड़ी खबर देख लेते हैं। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र लोभाना, यहां पर पंचकुला वार्ड 1 से नरेंद्र लोभाना ने जीत दर्ज कर ली है। पंचकुला वार्ड 1 के परिणाम आप सभी के सामने हैं। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र लोभाना यहां से जीत चुके हैं। पंचकुला वार्ड नंबर 1 के नतीजे, नरेंद्र लोभाना को पार्षद के तौर पर चुना है पंचकुला की जनता ने वार्ड 1 में। हाँ विजेंद्र जी, सबसे पहले तो पंचकुला में वार्ड 1 में जीत पर बधाई आपको। आप अपनी बात जो रख रहे थे रख सकते हैं। धन्यवाद मैडम, मैं आपको वही बता रहा था कि सोनीपत को छोड़ के ज्यादातर वार्डों में और हमारे जो मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो भी आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं जो बड़ौदा की आपको जिक्र कर रहा था, देखिए कांग्रेसियों का ढोल का पोल फट चुका है। इनके पास ले दे के एक ही सीट बचती है, बड़ौदा 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 बड़ौदा। ये जो भी आते हैं वो बड़ौदा बड़ौदा की माला जपते रहते हैं, जबकि बड़ौदा में इनकी नैतिक हार हुई है। उसके पीछे कारण क्या है कि लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को उस सीट पे 67,000 वोट मिली थी। विधानसभा में बढ़नी चाहिए थी इनकी वोट, घटकी वहां पे 7,000, इनको 60,000 वोट मिली। हमें वहां पे 33,000 पहले चुनाव में मिली थी, हमारी 50,000 से अधिक होगी, 11% हमारा वोट शेयर वहां पे बढ़ गया। और वो इनकी परंपरागत, देखिए वोट शेयर चाहे जितना हो विजेंद्र जी, जीत जीत होती है, हार हार होती है। और मैडम देखिए, मैं वही बता रहा हूँ नंदिनी जी कि वो इनकी परंपरागत सीट थी। इनके नेता की वो देहांत होने से वो खाली हुई थी, तो वो इन्होंने बचाई थी, जीती नहीं थी, पहली बात। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, जिस नेता के दम पे ये बार बार बात करते हैं, हुड्डा जी को लोकसभा के चुनाव में 1.5 लाख से अधिक वोटों से वो हारे थे सोनीपत लोकसभा। तो इनको ध्यान होना चाहिए, लोकसभा में 10 की 10 सीट ये हारे। तो इस हिसाब से तो सोनीपत में आपको आगे रहना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को आपने हराया है तो आपके प्रत्याशी को आगे रहना चाहिए, वहां तो आप पीछे हैं। देखिए बहुत मामूली अंतर है, 3-4 हजार का अंतर, कोई अंतर नहीं है। उसको हम पाट देंगे, वहां पे भी हमारी जीत होगी। और कांग्रेस की लास्ट में ईवीएम का रोना रोएंगे। इनसे पूछ लीजिए ईवीएम तो ठीक है अगर ये जीतते हैं तो। राय सिंह जी, राय सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि लास्ट में आप ईवीएम का रोना रोएंगे। वही करते हैं हारने के बाद। ये आवाज आ रही है आपको राय सिंह जी मेरी? चलिए, उनसे हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क जरूर साधेंगे। सोमवीर जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देखिए किसान आंदोलन को जिस तरीके से कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो प्लान रहा, चूंकि निकाय चुनाव जो होते हैं वो शहर की मूलभूत सुविधाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में मूलभूत सुविधाओं को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने दबाया है मुद्दों के मामले में, तो क्या कांग्रेस की जो रणनीति रही किसान आंदोलन को भुनाने की, ये आपको कहीं से कहीं तक भी सफल नजर आ रही है? देखिए नंदिनी जी, इसमें आप दोनों सी बात कह सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं नकार सकते कि इनकी जो रणनीति थी वो गलत सिद्ध हुई है। थोड़ा सा इनको ऑक्सीजन मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही हर आदमी की किसान के प्रति सहानुभूति होती है। ये एक अलग बात है कि अब जो कंटेंट्स थे, उनके जो बिल थे, उन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद किसान के खिलाफ है या नहीं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन किसान का, अन्नदाता का नाम मुद्दा ही एक इतना टच करता है हार्ट को कि वो आदमी थोड़ा सा बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है, जो बिल लेकर है, उसके खिलाफ होता है, और दूसरी जो भी पार्टी है उसका थोड़ा सा उसके प्रति सहानुभूति होती है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट जरूर करा। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात बताऊं आपको, जो आप निर्दलीय की बात कर रहे हो,
जैसे अंबाला में तीसरी जो पार्टी है जो जी। ये जो आगे चल रही है, और ये लोगों ने दूसरी जो वार्ड है उनमें भी निर्दलीय चल रहे हैं। इसका सबसे मूलभूत कारण ये है कि कांग्रेस को तो जनता नकार चुकी है। कांग्रेस तो एक रीजनल लोग हैं, भिवानी में किरण चौधरी जी मैडम है, उनके 5-4 असेंबलीज पे है, इधर यादव। लेकिन आप ये बात लगातार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कांग्रेस का वर्चस्व है, कांग्रेस का होल्ड है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि और इसी बीच रोकना चाहूंगी सर, बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही। धारूहेड़ा नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह को मिले हैं 3048 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह यहां पर जीते हैं। आपको बता दें, धारूहेड़ा नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। बड़ी खबर, धारूहेड़ा की जनता ने भी निर्दलीय उम्मीदवार को ही विकल्प के तौर पर चुना है। कंवर सिंह ने जीत दर्ज की है, 3048 वोट कंवर सिंह को मिले और दूसरे नंबर पे भी निर्दलीय उम्मीदवार ही है। यहाँ पर देखिए संदीप बोहरा भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वो सेकंड नंबर पर आए हैं धारूहेड़ा में। सोमवीर जी, हरियाणा के अंदर तो निर्दलीय उम्मीदवारों का परचम लहरा रहा है। वही नंदिनी जी, वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं कि कांग्रेस को तो लोगों ने दिया नकार करीब करीब, और बीजेपी से लोग खुश नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति, जो आदमी कांग्रेस में वोट नहीं डालना चाहता था और पहले नहीं डाले, अब बीजेपी में नहीं डालना चाहता, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार देखता। दूसरी एक निर्दलीय की ये होती है, देखिए ये लोकल निकाय है, ये डायरेक्ट गली मोहल्ले एक छोटा सा यूनिट होती है, ये जो काउंसलर्स हैं। तो इसमें एक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत प्रभाव बहुत होता है। राय सिंह जी का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। राय सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राय सिंह जी, आवाज आप तक आ रही है? आवाज कर दे जी, मिल रही है सर? चलिए, उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी, जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो रही है निकाय चुनाव में, कहीं ना कहीं वाकई अलार्मिंग टाइम है बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए, आपको मानना पड़ेगा ये बात। निगम के चुनाव हो, इस तरह के जो ये स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाने वाले चुनाव हैं, छोटे चुनाव हैं, व्यक्तिवादी चुनाव हो जाते हैं। जितना चुनाव छोटा होगा, चाहे वो पंच का हो, पंचायत का हो, मेंबर का हो, वो ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नंदिनी जी व्यक्तिगत चुनाव हो जाते हैं। और व्यक्तिगत जो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिसको चुनाव लड़ना है उसको पता है कि ना पार्टी का सिंबल मिलना, ना सपोर्ट मिलना, तो अधिक मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है, कई बार जनता उसको जिताने का काम करती है। इससे सरकारों का लेना देना मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर सरकार से लोग विरोध में होते तो वो देखिए सरकार का लेना देना इसलिए यहाँ बन जाता है ब्रिजेंद्र जी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री, मतलब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे विधानसभा में रैलियां होती है, मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव में की हैं, तो ऐसे में फिर भी आपकी हार होना ये बड़ी बात है। जनरली जी, मुख्यमंत्री से मुश्किल से एक जनसभा कर पाए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा लोगों को उसमें नहीं बुलाया। और जहां तक बात है, आप उनको मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता और मंत्री आप चाहे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में सबसे पहले एक कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ता के नाते एक ड्यूटी लगती है, एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं लगती है। वो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अगर सरकार से लोग नाराज होते तो विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है उसको चुनने का काम करते हैं, लेकिन लोगों ने तो कांग्रेस को भी नहीं चुना। तो कांग्रेस के लिए मंथन का विषय कि कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, ये चुनाव आपके लिए सर मंथन का विषय है कि आपको भी नहीं चुना। राय सिंह जी, क्या आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ? क्या अब आपके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, राय सिंह जी की हम राय ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आपको हरियाणा न्यूज दे रहा है और अभी परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। तस्वीर पूरी तरीके से अब से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी जो रुझान जनता का पार्षदों के लिए अगर हम देखें तो विकल्प के तौर पर यहां पर जनता ने निर्दलीय प्रत्याशियों को ज्यादा तरजीह दी है। धारूहेड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। अंबाला में निर्दलीय प्रत्याशी मेयर पद के लिए आगे चल रहे हैं। पंचकुला में जो है बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और सोनीपत में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उकलाना की हम बात करें तो यहां पर भी चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। चलिए, राय सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। राय सिंह जी, लगातार बहुत देर से मैं कोशिश कर रही हूं आपकी राय लेने की, लेकिन मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि आपने कहा था कि सरकार को जनता, बीजेपी को जनता नकार रही है।
अगर सर बीजेपी को जनता नकार रही है तो विकल्प के तौर पर भी तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप देखिए निर्दलियों को चुने जा रही है। देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि निर्दलियों को स्वीकार रही है, ये आपका तर्क है फिलहाल इस परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन देखिए आप सोनीपत में देखिए कांग्रेस जीत रही है, आप रेवाड़ी में देखिए कांग्रेस जीत रही है, आप शापला और बुकलाना में देखो कांग्रेस समर्थित लोग जीत रहे हैं। और रही बात पंचकुला में कड़े मुकाबले में है। केवल एक अंबाला एक ऐसा नगर निगम क्षेत्र है कि जहां पर जनता ने स्थानीय मुद्दों को लेकर अंबाला नगर निगम में वहां पर एक प्रकार से जन चेतना पार्टी के प्रति लोगों ने रुझान दिया है, विश्वास व्यक्त किया है। तो ये चिंतन का विषय है, इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे, लेकिन एक बहुमत जो है सरकार के पक्ष में जाना चाहिए था। सरकार वहां हार रही है और एक मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। कि आप देखिए हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी में जो दक्षिण में है, सोनीपत जो नेशनल हाईवे पर है, पंचकूला जो उत्तर में है, और इसी प्रकार से जो कुलाड़ा और जो सांपला है वो मध्य में है। तो पूरे हरियाणा के क्षेत्रों से रुझान सरकार के खिलाफ हैं। और ये सरकार गठबंधन की सरकार है, ये शहरी पार्टी थी, शहरी पार्टी के साथ चौधरी ओम प्रकाश वाला की पार्टी को जो विरासत का दौर करते थे वो दोनों इकट्ठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार ने जो नकामियां रखी जनता ने नकार दिया है। नहीं, जो बात यहाँ पर सोमवीर आर्य जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं क्या यहाँ पर कि बीजेपी को आपने शहरी पार्टी कहा, तो आप ये मान रहे हैं कि शहरी इलाकों में उनका ज्यादा होल्ड है, आपसे ज्यादा है, आप बस ग्रामीण इलाकों तक सीमित हो, ये कह रहे हैं आप? देखिए, सोमवीर आर्य जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व हरियाणा प्रदेश में। मैं उनकी किसी भी बात को उनके तरीके से, अगर उनका तर्क है तो उनका व्यक्तिगत तर्क हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन उनके इस तर्क में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप मुझे मौका देना बोलने का। जी। तो उनका जो तर्क है कि वे शहरी पार्टी है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाजपा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सदैव राय सिंह जी आपके पास वापस लौटूंगी, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रेवाड़ी से जो चेयरमैन पद पर चल रही है बेहद कड़ी टक्कर, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी में कांटे की टक्कर यहां पर रेवाड़ी में देखने को मिल रही है। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी पूनम यादव 818 वोटों से आगे, बीजेपी प्रत्याशी आगे। पूनम यादव को कुल 13,732 वोट मिले हैं यहां पर, अभी पूनम आगे चल रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव को 12,914 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम यादव को मिले हैं यहां पर 7,965 वोट। रेवाड़ी को लेकर राय सिंह जी आप अपनी राय रख रहे थे और आपकी राय रेवाड़ी को लेकर सही साबित नहीं हो रही है। यहां तो देखिए बीजेपी आगे है। राय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सर? झूठ बोल रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर देखिए, अभी बोल रहे थे रेवाड़ी में हमारे सबने कैसे। एक सेकंड, राय सिंह जी से मैं बात कर रही हूँ। राय सिंह जी, रेवाड़ी को लेकर आप बोल रहे थे कि कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ तो बीजेपी आगे चल रही है और सेकंड नंबर पर भी नहीं है आप। बीजेपी के बाद निर्दलीय प्रत्याशी है वो चल रही है। आपके चैनल पे ही रुझानों में परिणाम अभी नहीं आया। जी रुझानों में आपके परिणामों में ही रेवाड़ी में कांग्रेस आगे थी। अभी जब अंतिम चुनाव परिणाम आएगा तब हम बात करेंगे। हाँ ठीक है। रही बात जो मेरे मित्र आर्य जी ने बताई है, उस पर हम विस्तार से बात करते हैं कि हरियाणा में जो भाजपा है वो एक पिछलग्गू पार्टी रही है और केवल शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं तक सीमित थी, लेकिन जब भी सत्ता का इन्हें आनंद लिया है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनीतिक पार्टियां, चाहे लोकदल रही हो, हरियाणा विकास पार्टी, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब क्या है कि इस प्रकार से इन्होंने झूठ का प्रलोभन देकर 75 पार और एक नए फर्जी नारे देकर हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई 5 साल पहले। उसके बाद पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से, ताजा जानकारी, मेयर पद उम्मीदवार की काउंटिंग लगातार जारी है। सोनीपत से बड़ी खबर, 14 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर लगातार आगे हैं। 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कांग्रेस उम्मीदवार लगातार आगे, 5,965 वोटों से आगे हैं कांग्रेस उम्मीदवार। 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे कांग्रेस उम्मीदवार। हाँ राय सिंह जी,
आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आर्य जी ने जो कहा है कि हरियाणा में बीजेपी पिछलग्गू पार्टी रही है और ये बिल्कुल सही बात है। आज जिस प्रकार उन्होंने 75 पार के आंकड़े में आकर सरकार को बनाया है और गठबंधन की सरकार जेजेपी के साथ मिलकर बनाई है और जेजेपी ने इनके साथ अपना षड्यंत्र लूट और इनका जो सौदेबाजी हुई है वो जनता ने देखी है। लेकिन जेजेपी को भी आप देखिए कि जितनी भी सीटें मिली है 10 की 10 विधानसभा क्षेत्रों में वो भाजपा के खिलाफ मिली हैं। इनके बयान देखिए आप, मुख्यमंत्री के लिए क्या कहते थे और मुख्यमंत्री और इनके नेता भाजपा के दिग्विजय जी के लिए क्या कहते थे। आप उनको बातों पर जाइए, उसके बावजूद सौदेबाजी करके षड्यंत्र के तहत हरियाणा के हितों को भाजपा के साथ गिरवी रख दिया। सर आप भाजपा की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए। आप सर मुझे सर ये बताइए, आप यहाँ अपनी पार्टी को बचा रहे हैं, मैं भी रुझानों पर ही बात करूंगी क्योंकि आंकड़े आए नहीं है तो हम रुझानों पर ही डिस्कस करेंगे। और रुझानों के हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, रेवाड़ी में बीजेपी आगे है, दारूहेड़ा में निर्दलीय जीत दर्ज कर चुके हैं, अंबाला में निर्दलीय जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो आप ये बताइए कि विकल्प के तौर पर आपकी जगह निर्दलियों को क्यों चुन रही है जनता? देखिए, हम रुझानों पर किसी प्रकार से कोई अंतिम परिणाम नहीं देते, ना ही मेरा वक्तव्य है ना। देखिए, रुझानों के ऊपर कोई अंतिम परिणाम और वक्तव्य नहीं हो सकता, ये पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता। पार्टी परिणाम के बाद आने के बाद इस बात से गंभीरता से विचार करेगी कि किस प्रकार के परिणाम आए हैं और विकल्प और हमारा जो स्थिति रहेगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश में विकल्प कौन है और आगे किस प्रकार से शहरी क्षेत्रों से बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होंगे, किस प्रकार से पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। अभी इस विषय पर कहना जल्दबाजी होगा। केवल रुझानों से किसी भी प्रकार से पार्टी का स्टैंड या पार्टी की विचारधारा या रणनीति को हम तय नहीं कर सकते। जी बृजेंद्र नैना जी, आप भी यही मानते हैं जो रुझान है वो किसी भी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, रुझान तो बस ऐसे ही आ रहे हैं? देखिए नंदिनी जी, मैं तो आपको जैसे पहले मैंने बताया, चलिए रोकना चाहूंगी आपको। अंबाला से बड़ी खबर आ रही है, 9वें राउंड की गिनती अंबाला में पूरी हो चुकी है और यहाँ पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी जो है लगातार आगे बढ़ती हुई शक्ति रानी शर्मा 5259 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी की प्रत्याशी वंदना शर्मा उनसे पीछे हैं। अंबाला में 9वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही राउंड बाकी रह गए हैं। लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी अंबाला में आगे बढ़ती हुई। जी विजेंद्र जी। देखिए नंदिनी जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि सोनीपत को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सब जगह परफॉर्मेंस अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। या तो भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय का मुकाबला है, इन दोनों में कड़ी टक्कर है, तो कांग्रेस है कहां। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी जैसे ये अगर निर्दलियों के जीतने पे खुश होना है तो इनको बहुत मुबारक है, ऐसी जो खुशी है इनकी। ये तो शुरू से इनकी आदत रही है कि पहले चुनावों में सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते थे नंदिनी, जो जीतते थे नंदिनी जी उसको माला जाके डाल देते थे। तो ये तो इनकी कहावत तो वही हुई कि जो कड़वा है उसको तो थूथू है और जो मीठा है उसको गप करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, देखिए इन्होंने बात की अंबाला की। अंबाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का निर्दलीय का मुकाबला है, कांग्रेस वहां मुकाबले में नहीं है, जबकि ये कहना इन्होंने अभी से शुरू कर दिया है कि उसकी विचारधारा हमसे मिलती है। अरे भैया, विचारधारा मिलती है तो उसी को सिंबल पकड़ा देते, क्यों आपने अलग से कैंडिडेट उतारा वहां पे। और जहां तक इन्होंने दारूहेड़ा और उकलाना की जो बात की, वहां पे चौथे 5वें नंबर पर ये रहे। और वहां पे बात करें जो जिसको इन्होंने समर्थन दे रखा था जिन उम्मीदवारों को, उनकी तो जमानतें जब्त होगी। इसका मतलब जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको। जहां तक पंचकुला की बात है, पंचकुला में भी हम आगे चल रहे हैं। और इसके बाद में आप देखिए हर जगह, रेवाड़ी की ये बात कर रहे थे, रेवाड़ी में हम आगे चल रहे हैं, ये अभी झूठ बोल रहे थे कि रेवाड़ी में हम आगे चल रहे हैं। आपका तो नंबर ही नहीं है, वहां मुकाबला बीजेपी का अगर है तो निर्दलीय से है, आप तो जमानत जब्त हो रही है आपकी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने छुट्टी पे भेज दिया है, इसीलिए राहुल गांधी जी पहले छुट्टी पे निकल दिए हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया जनता ने। ये आरोप क्यों लगते हैं कि आपका सिर्फ शहरी इलाकों में ही जो है होल्ड है, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पकड़ नहीं बना पा रही है? क्यों हर कोई ये कहता है, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं कि हुड्डा का जो गढ़ है, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें बीजेपी नहीं अभी अपना कोई जादू चला पाई है, आप शहरी इलाकों तक ही सीमित है। आप मुझे बताइए नंदिनी जी, क्या 2014 के बाद में विधानसभा में हम जो 47 सीट जीते थे वो सिर्फ शहरी जीते थे? क्या 2014 में जो लोकसभा चुनाव में हम 9 सीट जीते थे? राय सिंह जी वापस लौटेंगे। अंबाला से 10वें राउंड को लेकर भी अपडेट मिल रहा है। अंबाला में 10वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार 10वें राउंड में भी आगे और यहाँ शक्ति रानी शर्मा 5603 वोटों से लगातार आगे चल रही हैं। जी ब्रिजेंद्र जी।
2014 में चाहे वो विधानसभा की 47 सीट हो, चाहे लोकसभा की 9 सीट हो, वो हमने ग्रामीण और शहरी दोनों में जीती थी। उसके दावे बाद तो में आप विधानसभा चुनाव में तो दावे आप है ना 70 सीटों के कर रहे थे। देखिए, ये तो विपक्ष की हवा निकालने का एक हमारा अपनी प्लानिंग थी, अपना तरीका था, हमें सरकार बनानी थी, वो हमने बना ली। 75 पार का नारा देके देखिए, हुड्डा जी को हमने इतना डरा दिया। बहुमत में तो नहीं है ना सर आपने देखिए नंदिनी जी, आपने हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी चुनाव जीतने के बाद? उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा नहीं होता कि 75 पार का नारा इन्होंने नहीं दिया होता तो सरकार हम बनाने का प्रयास करते। इसका मतलब हमारे नारे से वो डर गए थे। हमारी प्लानिंग थी, हमें सरकार बनानी थी 75 पार का। देखिए, कोई भी लक्ष्य जब आपको लेना हो तो टारगेट बना लेना चाहिए। जब हुड्डा जी डिस्कस कर रहे थे जो इनके नेता थे अहमद पटेल जी के साथ में, वो तो खुद ही मान रहे थे हम 14 सीटें जीत रहे। तो हमने बड़ा टारगेट लेके सरकार बनाई है और सरकार बनाने का हमारा अल्टीमेट गोल था। दूसरा, मैं नंदिनी जी एक चीज कहना चाहूंगा, ये हरियाणा के इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जिसने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। आप मुझे बताइए 2004 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो इनकी कितनी सीटें थी? ये 67 सीटें जीत के आए थे। उसके बाद 2009 में जब इन्होंने सरकार बनाई, इनकी कितनी रह गई थी? 32 सीटें रह गई थी। इनके 5 साल में 37 सीटें कम हुई थी, हमारी 5 साल में सिर्फ 7 सीटें कम हुई। हमें अभी भी 40 सीटें मिली है। आप बताइए, हमने तो जनता के साथ। और दूसरे उसके बाद में नंदिनी जी जितने भी चुनाव हुए, चाहे पंचायत के चुनाव हुए, चाहे 5 जिलों में सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर गए हैं क्या? आप कभी सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या ढांसा बॉर्डर गए हैं क्या? वहां पर जो हरियाणा के किसान बैठे, क्या कभी आपने उनसे बातचीत की है कि वो आपकी सरकार के लिए या आपके लिए क्या कहते हैं? देखिए नंदिनी जी, आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा। आज पूरे देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड है जो किसान के हितों में काम करते हैं। उसमें से लगभग 40 संगठनों से सरकार की वार्ता चली हुई है जो इन कृषि कानूनों के विरोध में है। अधिकतर जो संगठन है वो इनके समर्थन में है और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिलकर बार बार हमारे मंत्रियों से मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और अभी आपने पीछे देखा होगा, प्रगतिशील किसान मंचों ने ये कहा है, पलवल के किसानों ने, कि अगर कृषि कानून वापस लिए तो आंदोलन हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप सिर्फ जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, दोनों को सुनने का काम है। जो विरोध कर रहे हैं हम उनको भी सुन रहे हैं और जो इसके अधिकतर किसान संगठन देश भर में समर्थन में है हम उनको भी सुन रहे हैं। दोनों से हमारी वार्ता चली हुई है और कल आज हमारी वार्ता होनी है 2 बजे के बाद किसानों से। हमें उम्मीद है नंदिनी जी समाधान निकलेगा। ये सरकार तो किसानों की बनाई हुई सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। हम तो 35 दिनों से यही उम्मीद कर रहे हैं, 35 दिनों से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार जो है समाधान निकाल ले, लेकिन 35 दिन हो चुके हैं और 35 से ज्यादा किसानों की जो है जान जा चुकी है। और इतनी कड़ाके की ठंड में, टेम्परेचर जब 0 है वहां आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते। कड़ाके की ठंड में किसान सो रहे हैं। बहरहाल अभी मैं निगम चुनाव पर ही रहूंगी, लेकिन इसका कितना असर हुआ है सोमवीर जी, ये लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लगातार क्या आप यही बात कहेंगे कि जो मूलभूत मुद्दे थे वो इन चुनाव में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के सामने धूमिल हुए? किसान आंदोलन को कांग्रेस ने भुनाया, लेकिन फायदा जितना मिल सकता था या जितना मिलना था उतना नहीं मिला। क्या लगता है रुझानों के आधार पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है नंदिनी जी आपकी। जो किसान आंदोलन का जो नेगेटिव आना था बीजेपी के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बननी थी वो नहीं बनी। वो इस वजह से नहीं बनी कि सोनीपत के 10 किलोमीटर पे है और सिर्फ इतने मार्जिन से जीतना, और वो हुड्डा साहब की पुरानी एक तरह से गढ़ कहते हैं और हुड्डा साहब की राजनीति वहीं से है। हुड्डा साहब के को तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी विधानसभा की तरह से, बड़ौदा उपचुनाव की तरह से यहाँ भी अपनी चौधराहट बरकरार रखी है। लोगों ने उनको साथ दिया, लोग उनके साथ हैं। तो अगर हुड्डा साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 किलोमीटर पे धरना है तो इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये एक वेल सेटल्ड बात है। अगर किसान आंदोलन और क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों को विकल्प के तौर पर चुना जाना या कांग्रेस को विकल्प के तौर पर जनता ने उतनी तरजीह नहीं दी, अगर तो इसके पीछे क्या कारण है? नंदिनी जी आप इतिहास देख लीजिए, जहां पे भी ये रीजनल, जितनी पार्टी रीजनल पार्टी, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, जितनी भी रीजनल पार्टियां ये डेवलप हुई हैं 2001 के बाद, ये सारी इसी वजह से हुई है कि ये 2 मुख्य जो पार्टियां थी इनसे लोग असंतुष्ट हो गए। जो रूलिंग पार्टी है उससे खुश नहीं होते, जो विपक्ष पार्टी है वो उनको इतना संघर्ष करके उसको इस पायदान पर अपने आप को नहीं खड़ा कर सकता कि लोगों को फायदा दे, लोगों को लगे कि ये तुम्हारा अल्टरनेट बनेगा, तब तीसरी की तरफ भागते जनता। ये एक प्रकृति की मानवीय प्रकृति है। तो इस मानवीय प्रकृति के तहत जो लोग कांग्रेस के खिलाफ थे। ताजा जानकारी, मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार 3,334 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 18,387 वोट मिले हैं। आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 15,053 वोट मिले हैं यहां पर अभी।
मेयर पद के लिए 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी अभी भी लगातार पंचकुला में 3,334 वोटों से आगे हैं। जी सोमवीर जी। अब तो ये जो तीसरी जो अथॉरिटी है, चाहे वो निर्दलीय के रूप में आए चाहे किसी रीजनल पार्टी के रूप में आए, वो इसीलिए आती है कि दो मुख्य पार्टी, पहले कांग्रेस पावर में होती थी, बीजेपी विपक्ष में होती थी। कांग्रेस से जो लोग रुष्ट होते थे और बीजेपी उनको इतना नहीं विश्वास दिला पाती थी कि अगर कांग्रेस को हटा दिया और हम आए तो आप पर डेवलप करेंगे, आपको हर तरह से सुविधा देंगे, जो राजनीतिक और जो देश को आगे बढ़ाएंगे, ये बीजेपी नहीं कर पाती थी। इस वजह से ये रीजनल पार्टियां डेवलप हुई। रीजनल पार्टियों ने लोगों से विश्वास अब हटना शुरू किस लिए हुआ कि 2014 के बाद बीजेपी इतनी सशक्त होगी कि कांग्रेस जो है वो उसके कहीं आसपास ही नहीं आ रही। तो इस करके ये रीजनल पार्टियों से भी लोगों का विश्वास हट गया, क्योंकि वो रीजनल पार्टी। ये मैं आपसे पंचकुला और सोनीपत को लेकर डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आप सोनीपत में कांग्रेस आगे है और पंचकुला में बीजेपी आगे चल रही है। जो इनके बीच का जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर है। 3,000 से ज्यादा, 3,000 के लगभग जो है वोट्स से दोनों ही पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में आगे चल रही हैं। तो ये जो फासला है इसको आप कितना बड़ा या कितना छोटा समझते हैं और इस फासले का क्या आकलन करेंगे? देखिए नंदिनी जी, अगर हम देखें तो पंचकुला जो इसको हम हरियाणा में शहर मान सकते हैं, जिसका आपका आज का जो इलेक्शन हो रही है शहर इसको कहेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल 30-40 साल से बसा है। इसमें कौन लोग बसे हैं? आसपास के 3-4 स्टेट है, कोई हिमाचल से, कोई हरियाणा से है, कोई ज्यादातर हरियाणा से, चंडीगढ़ पंजाब के जो आसपास के इलाके हैं, वो लोग जो चंडीगढ़ में जमीन नहीं खरीद सकते थे वो लोग वहां आए। जो सर्विस क्लास थी, जो मीडियम क्लास थी, जिसके पास एकदम कोठी बनाने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने जितने भी कर्मचारी थे हरियाणा के, उन लोगों ने थोड़ा करके, किसी ने प्लॉट खरीदा, किसी ने फ्लैट खरीदा, तो वो असली शहरी हो गए, क्योंकि उनकी दूसरी जनरेशन आ चुकी है। वो जनरेशन पसंद नहीं करती कि कोई सड़क को घेर के बैठे, कोई आंदोलन करे। लेकिन फासला यहाँ पर भी 3,000 के लगभग ही है। नहीं, वही करा ना, तो वही देखिए ये है कि वो असली शहरी है, शहर की जो जिसकी शहर की बात करें। लेकिन वो क्या है कि वो सर्विस क्लास और मीडियम क्लास जरूर है, लेकिन वो आए हुआ बेसिकली गांव से ही निकल के। तो उसके ऊपर दोनों परछाइयां हैं कि भाई थोड़ा सा वो गांव का भी है, थोड़ा सा शहरी भी है। तो इसलिए ये जो पंचकुला का जो चल रहा है ये इसलिए आगे चल रहा है। और दूसरा देखिए वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रचार हो सकता है, चंडीगढ़ के पास है, डायरेक्ट इफेक्ट है, तो लोग वहां बीजेपी के साथ खड़े। और सोनीपत का तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बहस का विषय ही नहीं है कि हुड्डा साहब की वजह से सोनीपत में ये तो होना ही था, चाहे वो किसान आंदोलन में, चाहे कुछ और हो गया होता, चाहे बीजेपी कुछ भी कर लिया होता। इतना मार्जिन देखिए उतना होना ही था, बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। क्योंकि अगर किसान आंदोलन का, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसान आंदोलन का इतना असर होता तो 10 किलोमीटर पे इतनी गदर मचा हुआ। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। मेयर पद उम्मीदवार की काउंटिंग लगातार जारी है। 15 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार आगे। सोनीपत में लगातार कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार 6,000, देखिए ये फासला जो है बढ़ गया है सोमवीर जी। 6,400 वोटों से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। नंदिनी जी ये तो एडमिटेड है, ये हुड्डा साहब के वोट है। मैं कह रहा हूँ ना शुरू से कि ये हुड्डा साहब की वजह से उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनने 10 साल राज किया है, 10 साल काम किया। मैं तो यहाँ भी ये भी कह देते नहीं चकना चाहता कि लोग हुड्डा साहब के खिलाफ हो गए थे इस बात के। हुड्डा साहब सिर्फ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में काम करते, क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा आरोप लगा था, लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे, तो उनका तो होना ही था। नंदिनी जी, पहले तो मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता नेहरा जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं, जो वो फर्जी आंकड़े और झूठ के बावंडर और जो ट्रेनिंग होती है उसके आधार पर कह के चले जाते हैं। देखिए 2014 में जब एक देश में, पूरे भारतवर्ष में एक फर्जी हवा बनाई गई, एक नए नए नारों के साथ देश में लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव का परिणाम क्या हुआ कि उसी हवा में, आंधी में हरियाणा में भाजपा की 47 सीटें आ गई थी। और उसके बाद 5 वर्ष इन्होंने शासन किया, शासन आपके सामने रहा और ये 75 पार के एक हवा में आ गए। क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें इन्होंने जीती हैं। उसके बाद इन्होंने जो इनका विधानसभा स्तरीय तरीके से जो आंकड़े आए वो लगभग 80 सीटों के आसपास पहुंच गए थे। तो ये 75 पार का नारा देकर हवा में रहे, लेकिन हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता ने इनके 40 सीट पर रोक दिया। और ये बात करें ना, हरियाणा कैबिनेट के 6 बड़े मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े 6 के 6 मंत्री अपनी जमानत जब्त करा चुके थे।
जमानत जब्त हुई और उसके बाद इन्होंने 10 जो विधानसभा की सीटें जेजेपी को भाजपा के खिलाफ मिली थी, उसके आधार पर इन्होंने सौदेबाजी की और सरकार बनाई गई। अब बात करते हैं इतिहास में दूसरी बार सरकार रिपीट हुई, ये भी इतिहास रहेगा नेहरा जी कि हरियाणा में कभी भी रोकना चाहूंगी राय सिंह जी, निकाय चुनाव पर बात करेंगे आगे। रोकना चाहूंगी, अभी रेवाड़ी से अपडेट आ रहा है चेयरपर्सन पद के लिए यहाँ पर 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी। बीजेपी प्रत्याशी पूनम यादव 2278 वोटों से आगे। निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव दूसरे नंबर पर हैं। रेवाड़ी में तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं चल रही अभी। राय सिंह जी, इनकी बात का एक अंतिम जवाब बचा है कि आपने उनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपकी पार्टी पीछे है, उस पर आप अपनी राय नहीं रखोगे। इन्हें मैं चैलेंज करता हूं कि अपने सभी प्रवक्ताओं को लेकर, किसान के संगठन को लेकर, किसान की बात को लेकर बॉर्डर पर जाएं। इनका बहुत बढ़िया स्वागत होगा वहां पर, किसान इनकी प्रतीक्षा में हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा जो आप सोनीपत की बात कर रहे हैं। सोनीपत में जिस प्रकार से हमारे आदरणीय विश्लेषक आर्य जी बता रहे हैं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष या संगठन का चुनाव है। देखिए आर्य जी, आप अपनी बात से सहमत होंगे, आप अपनी बात की तरफ रखते होंगे, लेकिन ये हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस का बैनर है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसके साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी और सभी नेता जुड़े हैं, वही लोगों में जाते हैं, जनता में जाते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा, उसकी झंडे के साथ, उसकी आस्था के साथ ही लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है। तो ये कांग्रेस की जीत है। और रही बात कि हर क्षेत्र में, इलाके में एक नेता का प्रभाव होता है, हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में जो नेता जहां से नेतृत्व निकलता है, चुनाव पहला जीतता है, दूसरा जीतता है, तो उस इलाके में उसकी प्राथमिकता विकास की, लोगों को जुड़ने की आस्था अधिक होती है। तो हरियाणा प्रदेश में जो हमारे भाजपा के मित्र स्वप्न देख रहे हैं कि किसान फर्जी संगठन लेके पहुंचे, 40 हमारे 20 संगठनों ने समर्थन दिया, अरे वो सभी फर्जी संगठन थे। उन सभी फर्जी संगठनों को आपने देश से इकट्ठा किया और कृषि मंत्री के साथ उनकी मुलाकात कराई। और जब अगर आपके वो संगठनों ने समर्थन दे दिया, आपके उन संगठनों ने कहा कि भाई किसान बिल अच्छा है, तो आप प्रदर्शन, धरना समाप्त कराओ ना। आज आप फिर से दोबारा नए संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप अपना सरकार में बैठे मंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेस समाधान निकलने नहीं दे रही है, तो उस पर क्या करें? कांग्रेस तो राजनीतिक फायदा लेना चाहती है और कांग्रेस जो है समाधान निकलने नहीं दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेंद्र नेहरा जी, इनफैक्ट राय सिंह जी, सोमवीर आर्य जी, आप तीनों से अब मैं एक एक करके निकाय चुनाव के मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ। कितना हावी रहा किसान आंदोलन मूलभूत मुद्दों पर? निकाय चुनाव शहरी विकास के लिए लड़े जाते हैं, शहर की सरकार निकाय चुनाव को कहा जाता है। क्यों मूलभूत मुद्दों पर इस बार उतनी बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी? विजेंद्र नेहरा जी। देखिए, सबसे पहले तो नंदिनी जी, मुझे इस चीज से आपत्ति है कि जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो किसान संगठन सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनको फर्जी बताया, तो इनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि ये या मैं कोई नहीं होता किसी को फर्जी कहने वाला। जो किसान विरोध कर रहे हैं वो तो असलियत, जो समर्थन कर रहे हैं वो फर्जी, ये कैसे हो सकता है? हम अपनी राय को किसी दूसरे पे नहीं थोप सकते नंदिनी जी। कोई समर्थन में हो सकता है, प्रगतिशील किसान है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, एफपीओ बना के खेती करता है और वो इन कानूनों का लाभ लेना चाहता है, मंडी से, एमएसपी से बाहर अपनी फसल को बेचना चाहता है। अगर वो मंडी तक, एमएसपी तक अगर जाना चाहता है तो उसके लिए पुराना विकल्प है ही। अगर नया विकल्प में जाना चाहता है उसका स्वागत है। और जहां तक इन्होंने बात की, खत्म क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सब लोग अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र, सरकार दोनों से बातचीत कर रही है। और जहां तक किसानों की जो जायज मांगे थी नंदिनी जी, उन सभी को सरकार ने मांग लिया, जैसे कि एमएसपी की लिखित में गारंटी देनी, उनको कोर्ट में जाने का प्रोविजन करना, मंडी से बाहर टैक्स लगाना, जो व्यापारी है उनका रजिस्ट्रेशन करना, उपज की जमीन की जगह उपज का जो खरीद होगी उसी का एग्रीमेंट होगा और किसान के जमीन पे व्यापारी लोन नहीं ले सकता, इन चीजों को लिखित में देना। किसान की तभी शंकाओं का समाधान सरकार ने कर दिया है, समाधान निकल जाएगा। लेकिन इस तरह की बातें करना वो फिजूल है। दूसरा, जो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में इन्होंने कहा कि 6 नेताओं की, मंत्रियों की जमानत जब्त होगी। क्या राहुल गांधी जी की अमेठी में जो हार हुई थी उसको आप जमानत जब्त मानेंगे? इस सिनेरियो में अगर देखें तो क्या रणदीप सुरजेवाला भी जींद में अपनी जमानत जब्त करा गए थे? अरे, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जमानत जब्त तो कांग्रेसियों की होती है, बड़े मार्जिन से होती है। और जहां तक मैंने इनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा जो लहरा रहा है, जो हमारा आगे आ रहा है, कमल खिल रहा है पूरी सभी जगह, तो यहाँ पे भी आप देखिए नतीजों के अंदर, आप कहते हैं हम विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, हम विकल्प है। आपको तो विकल्प मान ही नहीं रही हरियाणा प्रदेश की जनता। अगर मुकाबला है भी तो निर्दलीय के साथ में भारतीय जनता पार्टी का है, आप है कहाँ? आप तो पिक्चर में ही नहीं है।
और जहां तक बात है, देखिए आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी की जीत दर्ज करेगी। एक सोनीपत में आपको लग रहा है वहां भी हुड्डा जी का व्यक्तिगत जो उन्होंने लोगों के काम किए हुए उसके नतीजे पे या उसके और अन्य कारणों के कारण सिर्फ वहां पे आप अधिक मार्जिन में अभी लग रहा है कि आगे है, लेकिन मुझे उम्मीद है वहां पे भी हमारी जीत होगी और धीरे धीरे वहां भी हम कवर अप करेंगे। नंदनी जी, मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि ये देखिए छोटे मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, इसलिए सरकार का इससे कोई लेना देना है इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई निर्दलीय जीत के आएगा उसको भी विकास के लिए उतना ही फंड देगा, उस सरकार उसको भी इतना ही मौका देगी कि वो विकास करे। हमारा प्रत्याशी जीतेगा हम उसको भी इतना मौका देंगे। और जैसे बड़ौदा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीता है विकास के लिए आएगा तो हम उसको भी उतना ही पैसा देने का काम करेंगे। तो भाजपा का तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मजबूत संगठन बनाया है। इनका तो आज तक संगठन हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देता, इनकी इकाई कहीं है ही नहीं। तो फर्जी आधार पर इस पार्टी चल रही है और जनता ने इनकी छुट्टी कर दी है। 2-2 करोड़ फर्जी सिग्नेचर किसानों के करा के ये माननीय राष्ट्रपति जी को देते हैं और आज भी इनके स्कैम और घोटाले बकायदा जारी हैं। इनके किसान जो सेल के अध्यक्ष है राष्ट्रीय लेवल पे, वो कहते हैं युवाओं ने कराया होगा, युवा वाले से आपका मीडिया पूछता है वो कहते हैं किसानों ने कराया होगा। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बात डाल के फर्जी हस्ताक्षर कराते हैं, फर्जी काम करते हैं। आज भी स्कैम और घोटाले इनके दिखाई दे रहे। 25 बड़े नेता इनके चिट्ठी लिखते हैं। इनकी सोनिया जी 1998 से लेकर के आज 2020 तक लगातार 22 साल से अकेली राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का आने वाले टाइम में कोई उद्धार होने वाला है। ये जमानत जब्त पार्टी है और इसकी बुरी हालत इसी तरह से होनी है और भाजपा सब जगह जीतेगी। नहीं बैठे बिठाए, लेकिन मुद्दा तो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी दिया है। इनके पास मुद्दे नहीं मिल रहे थे, इनको मैं मानती हूँ, लेकिन बैठे बिठाए अपने किसान आंदोलन इनको एक बड़ा मुद्दा दे दिया राजनीति करने के लिए। और नुकसान आप माने चाहे ना माने, निर्दलीय प्रत्याशियों का चुना जाना इतने इलाकों से, दारूहेड़ा में देखिए निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, अंबाला में निर्दलीय प्रत्याशी आ गए, उकलाना में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं साबित करता है कि कुछ हद तक नुकसान आपको हुआ है। नंदनी जी, आप मुझे बताइए कि 5 जून को जब तीनों कृषि अध्यादेश भारत सरकार लेके आई थी तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने में किसान बड़े खुश थे। और ये टिकैत साहब जो आज विरोध कर रहे हैं, इनकी मीडिया में कवरेज है, अखबारों में इनकी कटिंग है कि इन्होंने कहा है कि किसान को असली आजादी मिली है और ये बहुत पुरानी मांग थी कि किसान अपनी फसल को मंडी एमएसपी से अधिक पे बाहर बेच सके। और इस देश के अंदर जितने भी किसान नेता हुए नंदनी जी, सब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसान नेता बने, चाहे चौधरी छोटू राम हो चाहे चौधरी देवीलाल हो। और उन सभी बड़े नेताओं की क्या मांग थी? एक ही मांग थी कि किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए, जैसे व्यापारी को ये अधिकार मिलता है कि वो सुई का रेट भी खुद तय करता है, किसान भी अपनी फसल का दाम खुद तय करे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किसान को अधिकार दिया है कि वो अपनी फसल का दाम खुद तय करेगा। देश के किसी भी कोने में अपनी किसान तो लेकिन एमएसपी चाहता है, किसान तो एमएसपी चाहता है। हम नंदनी जी एमएसपी लिखित में सरकार ने जो प्रस्ताव किसान भाइयों के बीच में आज नंदनी जी भेजा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, उसमें सबसे पहले हमने यही कहा है कि देश के इतिहास में कांग्रेस जो नहीं कर पाई, एमएसपी लिखित में आज तक जो नहीं दे पाई, भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा देश के इतिहास में एमएसपी लिखित में देने के लिए तैयार है। आप जो एसडीएम के साथ कोर्ट जाने का प्रोविजन देखिए, डिबेट में भी हम ज्यादातर किसान आंदोलन पर ही बात करें और मैं चाहती हूं कि निकाय चुनाव पर बात हो, निकाय चुनाव के मुद्दों पर बात हो। मेरा सवाल भी इसीलिए सबसे पहले आपसे यही था और मैं बाकी के जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी यही सवाल करूंगी कि क्यों ऐसा था इस बार के चुनाव में कि मूलभूत मुद्दों से ज्यादा किसान आंदोलन की बात हुई। लोगों की मूलभूत मुद्दों का, मूलभूत सुविधाओं का क्या, उनकी बात आप लोगों ने क्यों नहीं की? देखिए नंदनी जी, मैं आप सफाई देते चले गए, बीजेपी सफाई देती चली गई कि मुख्यमंत्री इस चुनाव में भी कहते चले गए कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एमएसपी खत्म हुई, और कांग्रेस किसान आंदोलन पर आरोप लगाती रह गई। विजेंद्र जी, देखिए अभी तो क्योंकि चले हुए हैं, नतीजे फाइनल जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितनी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, कितनी निर्दलीय ने जीती है और कितनी जगह कांग्रेस पार्टी हारी है बुरी तरह से। तो ये तो जब कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कितने निर्दलीय टक्कर में रहे, उसके बाद में फाइनल विश्लेषण इस पे होगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे जी राइसिंग जी आ रही हूँ अभी आपके पास। विशेष चुनाव होता है तो इसमें सरकार की कोई भूमिका किसी तरह से रहने वाली है, मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार की कोई भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने चुनाव मजबूती से लड़ा है, जेजेपी के साथ मिलकर लड़ा है, जेजेपी बीजेपी हर जगह मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम में अच्छे सुखद परिणाम आएंगे, हम जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी का फिर वही जो पुराना रोना है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से ये हो गया वो हो गया, इनसे पहले पूछ लीजिए, आप इनसे हाँ करवा लीजिए कि ईवीएम को ठीक बताएंगे। तो सोनीपत में सोनीपत को कहेंगे सोनीपत में ईवीएम ठीक थी, बाकी सभी जगह ईवीएम गलत थी। जी चलिए जवाब भी ले लेते हैं, राय सिंह जी।
नंदिनी जी मेरे मित्र जो हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है झूठ की, और इनको एक ट्रेनिंग के तहत प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया जाता है कि आपने यही बातें रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं, बताना आता नहीं, वही मुद्दे लेकर बार बार। मैं दो घंटे की आपकी डिबेट में हूं। मेरे मित्र नेहरा जी के पास वही 4 लाइनें हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जब भी किसी डिबेट में आते हैं इनके पास ही 4 लाइनें होती हैं। इसके अलावा राजनीतिक ज्ञान रखना चाहिए। रही बात, आप कह रहे हैं कि किसान फर्जी संगठन, मैंने कहा है, मैंने वो कहा कि जो आपके प्रायोजित संगठन हैं वो फर्जी हैं। वो देश के अंदर ना कोई संगठन है, कागजों में तैयार किए गए हैं, ना कोई उनका आधार है, ना कहीं आज तक उन्होंने किसी प्रकार से किसान के आंदोलन में कोई बात रखी है, कोई समर्थन किया है। और आप कह रहे हैं कि आपने किसान को आतंकवादी कहा है, खालिस्तानी कहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट कहा है, विदेशी फंडिंग से बैठे लोग कहे हैं। आप माफी मांगेंगे जज जी, नेहरा जी आप माफी मांगेंगे? और बात कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार के अध्यक्ष रहे हैं, ब्रांडिंग अध्यक्ष रहे हैं रॉकी मित्तल जी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में राजनीति में सबसे अनुभवहीन, सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं, जो हर प्रकार से अपने चहेतों को आगे बढ़ाते हैं। आप उसका जवाब दें। अब रही बात, आप कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रांडिंग है, ये है वो है। आजाद नेहरा जी, आपकी हालत हो चुकी है। हरियाणा की जनता, आप हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा की जनता ने आपको केवल मात्र 1 साल की उपलब्धि को जीरो दिखाया है, आईना दिखाया है, पहले बड़ौदा चुनाव में दिखाया है। देखिए इस डिबेट में भी एक सिग्नल मिल गया है कि मुद्दों पर, निकाय मुद्दों पर बात नहीं होगी, बात होगी किसान आंदोलन पर, बात होगी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर। जो मुद्दे थे, मूलभूत मुद्दों की मैं बात कर रही थी कि क्यों वो हावी नहीं हो पाए, क्यों किसान आंदोलन उन पर हावी हुआ, क्यों निकाय चुनाव मूलभूत सुविधाओं पर ना लड़के किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर लड़ा गया। इस पर मेरे को जवाब चाहिए था आप लोगों से, जो मुझे नहीं मिला। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हरियाणा न्यूज पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महा कवरेज जारी है, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे और अब से कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनाव की काउंटिंग पर महा कवरेज जारी है और उसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेयर पद के लिए 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार 3,972 वोटों से आगे हैं। आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार को कुल 20,322 वोट मिले हैं, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं कुल 16,350 वोट और बीजेपी उम्मीदवार लगातार आगे। मेयर पद के लिए 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर बीजेपी मेयर पद के लिए आगे है। 3,972 वोटों से आगे है बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर कुल अब तक 20,322 वोट मिले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं 16,350 वोट। तो अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अब से कुछ ही देर में जब सभी राउंड्स की गिनती पूरी होगी तो ये साफ हो जाएगा कि पंचकुला में मेयर कौन होगा। अभी लगातार फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, लेकिन जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जब तक सभी राउंड्स की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कह सकते। अभी 3,000 से ज्यादा के लगभग वोटों का फासला यहां पर है। इसी के साथ मेयर पद के लिए 12वें राउंड की गिनती पूरी। बीजेपी उम्मीदवार पंचकुला में 4,335 वोटों से आगे। ये फासला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच बढ़ता हुआ और बीजेपी को कुल 22,115 वोट्स मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं कुल 17,780 वोट। 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ताजा अपडेट पंचकुला से आ रहा है इस वक्त का। मेयर पद के लिए 12वें राउंड की गिनती पूरी। नगर निकाय चुनाव को लेकर कई जगहों से परिणाम भी सामने आ चुके हैं, आपको वो भी मैं बताना चाहूंगी। अभी फिलहाल पंचकुला से जो ताजा जानकारी मिल रही है वो यही कि बीजेपी के उम्मीदवार मेयर पद के लिए लगातार आगे हैं, कांग्रेस अभी पीछे है। 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और ये जो फासला है वोट्स का वो है अभी 4,335। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का सोनीपत से। आपको बता दें, जहां पर मेयर पद उम्मीदवार की काउंटिंग
जारी है लगातार और सोनीपत में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 16 राउंड्स के बाद कांग्रेस उम्मीदवार आगे। कांग्रेस उम्मीदवार 9,614 वोटों से आगे है। बड़ा फासला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को मिले हैं यहां पर अब तक 64,774 और बीजेपी को 55,160 वोट। मेयर पद पर अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे और ये फासला लगातार बढ़ता हुआ। सोनीपत से ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनीपत जहां से कुछ ही दूरी पर सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रहा है किसान आंदोलन। तो क्या बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से लगातार जो है इस तरीके का राउंड दर राउंड जो हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या किसान आंदोलन की वजह से ये हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार के बीच जो फासला है अभी वो 9,614 वोटों का हो गया है और ये बड़ा फासला माना जाता है। लेकिन अभी फिर भी कुछ राउंड्स की वोटिंग की काउंटिंग जो है वो बाकी है और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि सोनीपत में, पंचकुला में मेयर आखिर कौन बनता है। तो अंबाला की बात करें अगर, तो अंबाला में तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। सोनीपत में मेयर की जंग की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है और पंचकुला में बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नगर परिषद चुनाव की, तो रेवाड़ी से जो अभी लास्ट ताजा अपडेट हमें मिला था वो यही था कि बीजेपी आगे चल रही थी रेवाड़ी में। अभी फिलहाल कितने राउंड्स की वोटिंग आगे हुई है वो ताजा जानकारी जल्द आपको देंगे, लेकिन अब तक का अपडेट रेवाड़ी में बीजेपी आगे। इसके अलावा आपको नगर पालिका चुनाव की मैं बात करूं तो धारूहेड़ा में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी है। इनफैक्ट धारूहेड़ा में जो सेकंड नंबर पर आए हैं वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो यहां तो धारूहेड़ा की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को सिरे से खारिज किया है। इसके अलावा बात करें उकलाना में तो चेयरमैन पद जो है निर्दलीय उम्मीदवार के हाथ में गया है। तो कुल मिलाकर यहां निर्दलीय उम्मीदवार जो है बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। उकलाना से हमारे साथ जुड़े हैं अनूप कुंडू और हर्षवर्धन जुड़े हैं सापला से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अनूप, देखिए चेयरमैन से लेकर तमाम पार्षदों को जनता ने चुना जिसमें निर्दलियों को तरजीह दी गई है। अपने आप में किस ओर इशारा करते हैं? जनता का फैसला क्या संकेत देता हुआ उकलाना में? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उकलाना जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है और आज मतगणना हुई, इसमें 13,684 मतदाता थे, जिसमें से कुल वोटिंग जो हुई थी 10,839, यानी कि 80% के लगभग वोटिंग हुई थी। और आज जो उम्मीदवारों की जब काउंटिंग हुई इसमें चेयरमैन पद के लिए, तो उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार थे सुशील साहू, उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेजेपी बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार महेंद्र सोनी, उसको 419 मतों से हराया। यहाँ पर 13 पार्षदों की अगर बात की जाए तो सभी पार्षद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और उनका भी जो मतगणना में जो परिणाम है वो आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें निर्दलीय उम्मीदवार की, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने यहाँ पर बाजी मारी है, उसके साथ साथ कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार था वो चौथे स्थान पर रहा है और जेजेपी बीजेपी गठबंधन को हरा करके निर्दलीय उम्मीदवार जो थे सुशील साहू, उसने 419 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। जी नंदनी। जी बिल्कुल। अब अगर मैं रुक करूं यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन सापला से। हर्षवर्धन, फिलहाल सापला को लेकर सबसे पहले ताजा जानकारी दें और अनूप आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। हर्षवर्धन, चलिए अभी हर्षवर्धन से बात करेंगे। फिलहाल अनूप एक बार फिर से आपसे जानते हैं, जिस तरीके से यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को चुना गया है और दूसरे नंबर पर यहां पर बीजेपी जेजेपी समर्थित रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड यहां पर क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस का स्टेटस क्या है?
देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत की है और गठबंधन को हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार था उस पर किसान आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। हाँ, कांग्रेस यहाँ पर चौथे स्थान पर रही है। इसके अलावा नोटा की भी यहाँ पर स्थिति अच्छी रही है। नोटा को भी 52 वोट यहाँ पर मिले थे, यानी कि इन मतदाताओं में 52 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं था। लेकिन किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर देखा गया, क्योंकि जो गठबंधन का उम्मीदवार था, अगर वो निर्दलीय के तौर पर लड़ रहा होता तो उसकी बहुत अच्छी मतों से जीत हो सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं जब से उसको सिंबल मिला है उसके बाद उसका चुनाव प्रचार कमजोर होता चला गया और यही वजह रही कि उसकी हार का कारण बना। और किसान आंदोलन जो यहाँ पर चला, जिसकी अपील की, तो वो एक मुख्य कारण इसमें माना जा सकता है जी। यानी कि अनूप, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की वजह से जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं वो हारे हैं, क्या ये एक बड़ा कारण है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने समर्थन किया था, उन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया था। हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार था और उसका चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा था, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने उसका समर्थन किया था। और कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार थे वो चौथे स्थान पर रहे, तीसरा स्थान भी निर्दलीय का रहा है। और जो हारने वाले 2 नंबर पर रहे वो जेजेपी बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे जी। चलिए, हर्षवर्धन हमारे साथ सांपला से जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, क्या ताजा जानकारी सांपला से? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही थी, विकास को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी थी, वो कहीं ना कहीं अब धराशायी होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन पद की बात की जाए तो कांग्रेस से समर्थित जो पूजा थी उसने भारतीय जनता पार्टी की सोनू को जो है 4206 वोटों से हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वापिस अपना केंद्र अपना जी हर्षवर्धन, आपकी आवाज अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी उकलाना से हमारे साथ जुड़े हैं अनूप कुंडू। जाहिर तौर पर आज का दिन अनूप ऐसा है, लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन, लेकिन नेता जो जीते हैं उनके समर्थकों के लिए खुशी, और जिनके नेता नहीं जीते उनके समर्थकों में इस वक्त जो है दुख होगा। लेकिन जिस तरीके का ओवरऑल ये चुनाव रहा, उकलाना की मैं बात करूं, किस तरह के समीकरण रहे, किस तरह की राजनीति रही, किस तरह का प्रचार प्रसार यहां पर रहा, और कितना असर किसान आंदोलन का यहां पर मुख्य तौर पर रहा? अगर मैं सबसे पहले नंदिनी जी किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान आंदोलन का असर बहुत देखने को मिला। अगर गठबंधन के उम्मीदवार यहां पर हार गया है तो उसका एक ही कारण रहा है और वो रहा है किसान आंदोलन, क्योंकि वो अपने आप में निर्दलीय के तौर पे बहुत अच्छा उम्मीदवार यहाँ की जनता मान रही थी। लेकिन गठबंधन का निशान उसको सिंबल मिलने के बाद वो जरूर हारा है। और अगर हम समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर जो पिछला चुनाव जिस तरह से 10-12 दिन का जो दौर रहा है उसमें बहुत बार ऐसा रहा है कि चुनाव अपने आप में गति पकड़ता रहा है और बैठता रहा है। खास करके निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर शुरुआत में बहुत अच्छे फाइट में थे और जो बीजेपी का गठबंधन का उम्मीदवार था वो सिंबल मिलने के बाद पिछड़ने लगा था। और जो उम्मीदवार आज विजयी हुआ है, कहीं न कहीं हम स्पष्ट तौर पर देखने में मिल रहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो उसका कहीं न कहीं समर्थन और उसके लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। जो काम उन्होंने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए करना चाहिए। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की बम्पर जीत अंबाला में हुई है। शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। एचजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा मेयर पद जीत चुकी हैं। अपने आप में बड़ी जीत ये कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ती हुई शक्ति रानी शर्मा ने बम्पर जीत यहां अंबाला में दर्ज की है। लगातार तमाम राउंड्स में भी शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही थी। हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद जीत लिया है। अंबाला से बड़ी खबर। वाकई अंबाला की जनता ने यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नकारते हुए तीसरे विकल्प को चुना है और शक्ति रानी शर्मा को विजयी बनाया है। एचजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने यहां पर बम्पर जीत दर्ज की है। यानी बम्पर जीत से कहने का मतलब है कि बड़े मार्जिन से शक्ति रानी शर्मा की यहां पर जीत दर्ज हुई है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी उनके सामने थे। एक तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन शक्ति रानी शर्मा ने यहां पर दोनों ही प्रत्याशियों को हराकर जीत दर्ज करी है और जो जीत का मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा है। बम्पर जीत इसे कहेंगे।
शक्ति रानी शर्मा की बम्पर जीत अंबाला में। तो अंबाला की जनता ने ना बीजेपी को चुना ना कांग्रेस को, तीसरे विकल्प को तरजीह दी। शक्ति रानी शर्मा जीत चुकी हैं मेयर पद का चुनाव। लगातार निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग अभी भी जारी, लेकिन परिणाम भी कई जगहों के आ चुके हैं और अंबाला नगर निगम के चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं। एचजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा विजयी। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एचजेपी उम्मीदवार का जीतना, शक्ति रानी शर्मा का जीतना क्या संकेत देता है? जी बिल्कुल, शक्ति रानी शर्मा जो है 8,000 से ज्यादा वोटों से जो है ये जीत गई हैं और अभी इसकी घोषणा सिर्फ बाकी रहेगी है। 1 मिनट के अंदर इसकी घोषणा हो जाएगी और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि किसान विरोधी होने की वजह से, इन किसानों का विरोध जो है उसकी वजह से जो बीजेपी को काफी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक फ्रंट हो या फिर कांग्रेस हो, इनके भी मेयर जो हैं वो इसी वजह से रह गए हैं। हालांकि कुछ जो प्रत्याशी देखा जाए तो कांग्रेस और एचडीएफ से समेत जो है भाजपा के भी जीते हैं, लेकिन मेयर के चुनाव में जो है वो शक्ति रानी शर्मा ही बाजी मारकर ले गई। जी, यानी कुल मिलाकर राजकुमार, अंबाला की जनता को यहाँ पर ना बीजेपी पसंद आई ना कांग्रेस पसंद आई और तीसरे विकल्प को यहाँ पर अंबाला की जनता ने चुना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शक्ति रानी शर्मा के बाद अगर दूसरे नंबर पर, तो वो कौन सी पार्टी रही? चलिए, राजकुमार से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल आपको बता दें, रेवाड़ी निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर ताजा जानकारी आती हुई। रेवाड़ी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव जीत चुकी हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव ने रेवाड़ी निकाय चुनाव में जीत दर्ज की। 2087 वोटों से पूनम यादव की यहां पर जीत हुई है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार उपमा रहे। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार उपमा रही। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम यादव तीसरे नंबर पर। रेवाड़ी निकाय चुनाव के नतीजे आपके सामने। बीजेपी ने रेवाड़ी निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव विजयी हुई हैं। 2087 वोटों से पूनम यादव ने यहां पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रही निर्दलीय उम्मीदवार उपमा। रेवाड़ी नगर परिषद के नतीजे आपके सामने। बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव ने जीत दर्ज करी है। 2087 वोटों से पूनम यादव यहां पर विजयी हुई हैं और दूसरे नंबर पर भी यहां निर्दलीय उम्मीदवार उपमा कांग्रेस रही है यहां पर तीसरे नंबर पर। यानी रेवाड़ी में कांग्रेस जनता के सामने जो लगातार किसान आंदोलन का मुद्दा भुना रही थी उसमें वो कामयाब नहीं हुई है। देखिए, या तो आप कहिए, चाहे हम बात करें पंचकुला की, तो वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है और रेवाड़ी में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो किसान आंदोलन का असर तो रहा, लेकिन कांग्रेस इस आंदोलन के असर को अपने फेवर में करने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम यादव रेवाड़ी में तीसरे नंबर पर है। यानी पहले नंबर पर यहां रही है बीजेपी के प्रत्याशी और दूसरे नंबर पर यहां पर रही हैं पूनम यादव के बाद दूसरे नंबर पर यहां रही है निर्दलीय उम्मीदवार उपमा। 2087 वोटों से पूनम यादव ने उपमा को हराया है। तो अब आपके सामने हमने अंबाला के नतीजे रखे, जहां पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार जीती हैं। दूसरी तरफ आपने देखा रेवाड़ी निकाय चुनाव के नतीजे, यहां पर बीजेपी उम्मीदवार जीती हैं। और हमारे साथ उकलाना से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़े हैं। उकलाना को लेकर उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनूप, लगातार हम बात कर रहे हैं उकलाना में निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर अपनी जीत दर्ज करी है और इसका जो असर है
वो आगे कहां कहां तक जा सकता है, उकलाना के परिणामों का वो बताएं। देखिए, जिस प्रकार से उकलाना एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर जो तहसील है या कह लीजिए पंचायत कार्यालय है, उसके अंदर 24 ही पंचायतें आती हैं। उसके अनुसार अगर ऐसे में पंचायत चुनाव हुए तो जरूर इसका कहीं कहीं पूरा उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और गठबंधन के उम्मीदवार की जो हार हुई है, अगर ऐसा ही किसान आंदोलन के चलते पंचायत चुनाव अभी हुए तो वहां पर भी एक लंबा चौड़ा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। जी नंदनी जी बिल्कुल। अब अगर बात करें उकलाना के आसपास क्षेत्रों की या किसान नेताओं की मौजूदगी की, तो देखिए, एक तो रहे उकलाना के नेता जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। अगर मैं बात करूं बाहरी नेताओं की और जो तमाम दिग्गजों की या किसान नेताओं की, तो उनका कितना जमावड़ा उकलाना के इन चुनाव में देखने को मिला? देखिए नंदनी जी, स्थानीय नेता तो यहाँ पर किसान नेता आते रहे। उन्होंने यहाँ पर जेजेपी के जो राज्य मंत्री अनूप धानक उसके घर का घेराव भी किया, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी अपील काम कर गई। बने रहिए हमारे साथ, ताजा जानकारी हम दर्शकों को दे दें। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से। बड़ी खबर, मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, यानी कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने सोनीपत का मेयर पद जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दी है और बड़ी जीत मेयर पद पर कांग्रेस की हुई है सोनीपत में। सोनीपत, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान जीत चुके हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर सिंघू बॉर्डर है, जहां लगातार किसान आंदोलन भी हो रहा है और जिस तरह के नतीजे उससे कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं कुछ तो असर सोनीपत के निकाय चुनाव में जरूर हुआ है। यहाँ पर पहली दफा नगरीय निकाय चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा, निखिल मदान जीते। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान की जीत हुई है। 13,818 वोटों से जीत दर्ज करी है। देखिए, बड़ा मार्जिन निखिल मदान को यहाँ पर 72,118 वोट मिले हैं और बम्पर वोट के साथ निखिल मदानिया जीते। ललित बत्रा को मिले हैं कुल 58,300 वोट। मेयर पद पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और बड़े मार्जिन से यहां पर कांग्रेस पार्टी की सोनीपत के मेयर पद पर जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान जीते, बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा की हुई हार। 13,818 वोटों का मार्जिन है हार और जीत में। निखिल मदान को मिले हैं 72,118 वोट, ललित बत्रा को मिले हैं कुल 58,300 वोट। अपने आप में बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को यहां पर सोनीपत में मिली है, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। सिंघू बॉर्डर भी सोनीपत के नजदीक है और सिंघू बॉर्डर पर लगातार 35 दिनों से किसानों का आंदोलन भी जारी है। तो क्या किसान आंदोलन एक बड़ी वजह रहा बीजेपी के कैंडिडेट की हार की? 13,818 वोटों से जीत दर्ज करी है कांग्रेस के प्रत्याशी निखिल मदान ने, जो अपने आप में बड़ी जीत है। 72,118 वोट यहां पर मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को। मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा। तो सोनीपत में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी है, अन्यथा सोनीपत के अलावा कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। सोनीपत में मेयर पद कांग्रेस को मिला। इसके अलावा बात करें पंचकुला की, वहां पर अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। अंबाला की बात करें तो वहां पर हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है। वहां पर जनता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को नकार दिया है। धारूहेड़ा नगर पालिका की बात करें तो वहां पर निर्दलीय ने जीत दर्ज करी है। रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है, यहाँ पूनम यादव जीती हैं। अगर बात करें, ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं एचएलपी के उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की, जो इस वक्त सिरसा में वार्ड नंबर 29 में उपचुनाव में एचएलपी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज की जीत के बाद, ये देखिए आप निशा बजाज के साथ यहां पर गोविंद कांडा जीत का जश्न मनाते हुए। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर हम अपडेट आपको दे रहे हैं।
अभी फिलहाल पंचकुला का भी अपडेट ले लेते हैं। पंचकुला में काउंटिंग लगातार जारी है। पंचकुला से हमारे साथ हमारी सहयोगी उमंग शौरान जुड़ी हैं। उमंग, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि पंचकुला में 13 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मेयर कैंडिडेट में बीजेपी के जो कैंडिडेट है कुलभूषण गोयल, वो बढ़त बनाए हुए हैं 13 राउंड के बाद, जहां उन्हें टोटल वोट जो है 24,080 हैं। और वहीं कांग्रेस की जो मेयर पद की उम्मीदवार है उपिंदर कौर आलूवालिया, उन्हें 19,148 वोट मिले हैं 13 राउंड की समाप्ति पर, जिसके चलते अगर बढ़त देखी जाए तो भाजपा के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल करीब 4,932 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचकुला के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र लुबाना विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सुरेश कुमार वर्मा की जीत हुई है। वहीं वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी जो है पंकज वाल्मीकि, वो विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 8 से भाजपा के हरिंदर मलिक है, उन्होंने भी एक अच्छी जीत दर्ज की है। ये अब तक के जो परिणाम घोषित हुए हैं, 4 कैंडिडेट जो है उनकी जीत घोषित हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा रोमांचक वार्ड नंबर 1 के रहे भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र लुबाना ने 49 वोट के साथ जो है अपनी जीत दर्ज की, जबकि वार्ड नंबर 8 के हरिंदर मलिक 1000 वोटों से उन्होंने मार्जिन जो है रखा है, जो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रविकांत स्वामी को हराया है। वहीं वार्ड नंबर 1 से नरेंद्र लुबाना जो भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने 49 वोटों से आजाद उम्मीदवार सुखदेव सिंह सुखा को हराया है। जी, इसके अलावा वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज वाल्मीकि ने भाजपा जजपा गठबंधन की जो महिला हैं उम्मीदवार हैं कविता बिरलान, उनको करीब 568 वोटों से हराया है। जबकि वार्ड नंबर 2 में सुरेश कुमार वर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अमन दत्त शर्मा को करीब 598 वोटों से हराया। जी बिल्कुल उमंग, तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल मेयर पद की मैं बात करूं, काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन अभी फिलहाल कितनी काउंटिंग बची है, कितनी देर में नतीजे जो है साफ होंगे? लगातार हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी, कई उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उनको कुछ ही देर में हमारे साथ हरिंदर मलिक भी जो भाजपा के विजयी हैं वो शामिल होंगे। मैं उनसे बात कराऊंगी कि क्या किस तरह की मेहनत रही, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच रहे। कई सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबले का टक्कर है कांग्रेस और भाजपा का, और अभी तक जो है इसमें 11 वार्ड से लेकर 20 वार्ड की भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 13 राउंड जो है अब तक काउंटिंग हुए हैं। कुल 37 राउंड होंगे काउंटिंग के, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, वो उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, करीब 5000 वोटों की जो है बढ़त बनाई हुई है यहां पर। जी जी बिल्कुल उमंग, तो जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जरूर मैं चाहूंगी आप उन्हें बुला रही हैं और जरूर उनसे बात करेंगी। लेकिन जिस तरीके के समीकरण रहे पंचकुला की, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके की राजनीतिक हलचल रही, ओवरऑल हम इस चुनाव को अगर आंकें तो किस तरीके का रहा ये? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव में मुद्दे कई रहे। अगर बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस की तरफ से उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर, या फिर जो यहाँ की पूर्व मेयर रही उपिंदर कौर आलूवालिया जो अब भी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वो पहले यहाँ पर मेयर रही हैं। 5 साल का कार्यकाल 2013 से 2018 के तक रहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्हें काम नहीं करने दिया गया भाजपा सरकार द्वारा। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, अड़ंगा उनके विकास कार्यों में लगाते गए हैं। करीब 3000 के करीब चिट्ठियां जो है उन्होंने सरकार को लिखी है। वहीं अगर बात करें भाजपा के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल और भाजपा के तमाम जो स्टार प्रचारक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धक्कड़ सहित कई लोग यहां पर मैदान में उतरे। उन्होंने एक ही बात कही कि जितने भी अब तक के जो विकास कार्य हैं उसके आधार पर ही उन्होंने जनता से अपील की कि वोट दिए जाएं। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं, करीब 1000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने विजय हासिल किया। हरियाणा न्यूज के सभी जो टीम है, आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिंदर मलिक जी वार्ड नंबर 8 से हैं, भाजपा के प्रत्याशी, बहुत शानदार जीता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरिंदर जी?
जो ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार केंद्र के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उनकी नीतियों की जीत है। वार्ड नंबर 8 की जनता, जिन्होंने मुझे इतने स्नेह दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पिछले 10-15 दिन से चुनाव लड़ रहे थे, यह उन सब वार्ड वासियों की, मेरे साथ चुनाव में लगे लोगों की जीत है। मैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो ये साल जो है 2020 समाप्त हो रहा है, 2021 का आगमन हो रहा है, मैं उन सबको, पंचकुला वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सब के लिए 2021 बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो। जो कोरोना नाम की वैश्विक महामारी, जिसने 2020 के अंदर एक त्रासदी के रूप में पूरे विश्व को जकड़ लिया था, भारत के अंदर भी बड़ी ये गंभीरता से फैला, परंतु धीरे धीरे वह भी अब काबू हुआ है और 2021 में कोरोना मुक्त भारत होगा और विकास की गति बहुत तेजी से विकास के साथ चलेगा। तो ऐसा ही मेरा मानना है। जी हरिंदर जी, जिस तरह से बात करें आपके वार्ड की, वार्ड नंबर 8 में कई समस्याएं, खासतौर पर जब बारिश के दिनों में वहां घरों में पानी भर जाता है या फिर कुछ गलियां हैं, सड़कें हैं जिसमें मरम्मत की कमी है। एक लोगों को पहले ट्रैफिक रेलवे क्रॉसिंग की दिक्कत आती थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला आपकी सरकार द्वारा लेकर उसको पास करवाया गया, एक बड़ी उपलब्धि से कही जा सकती है आपके वार्ड में। लेकिन कई और भी बुनियादी समस्याएं, क्या प्राथमिकता रहेगी? वार्ड नंबर 8 जो पहले 13 था 2014 से पहले, उसमें समस्याओं का अंबार था। जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो तभी से हमने निरंतर वहां की जो समस्याएं थी उनको समाधान करने के लिए प्रयास किया और काफी समस्या, चाहे वहां सड़कों की समस्याएं थी, लाइटों की थी, पार्क में झूलों की समस्याएं थी, जिम की समस्या थी, हमने उन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। और जो आने जाने की सबसे बड़ी समस्या थी, हमारी सरकार ने वहां पर जो है ओवर ब्रिज, उसका निर्माण कार्य जो कि आप देख सकते हैं चल रहा है और कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ है और मई जून तक पूरी संभावना है कि मई के अंत तक वह ओवरब्रिज शुरू हो जाएगा। जो पानी की समस्या की आप बात करते हैं, 2014-15 में लोगों के घरों में पानी भर जाता था, परंतु 2020 आते आते अब वहां पर किसी के घरों में पानी नहीं भरता है। हमने उस समस्या का भी निदान किया है और जो अभी भी जल भराव की समस्या है उसका भी हम आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से निदान करेंगे। तो बिल्कुल ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त विजयी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार रहे हैं और अब विजयी कैंडिडेट कह के इन्हें पार्षद ही कहा जाएगा, अब पार्षद के तौर पर चुने गए हैं। विकास की आगे भी किस तरीके से गति तेज करनी है, इसको लेकर मंथन कर रहे हैं ताकि इस इलाके में जो कमियां हैं उसको और जल्दी तेजी से पूरा किया जा सके। जो लोगों का विश्वास है उन्होंने वो हासिल किया है, इस विश्वास को कायम रखना ही इनकी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जी उमंग, अगर बात करें, देखिए कुछ सीट्स पर यहाँ बीजेपी जीत रही है, कुछ सीट्स पर कांग्रेस के पार्षद जो है बन रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल आकलन अगर हम करें तो यहाँ किस पार्टी का बोलबाला आपको नजर आ रहा है? देखिए 20 वार्ड जो है पंचकुला में, अभी इसमें 3 वार्ड पे भाजपा की विजय हासिल हुई है, एक में कांग्रेस प्रत्याशी जीता है, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा प्रत्याशी जीत के करीब हैं। हालांकि जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, औपचारिक तौर पर जब तक उसकी सूचना नहीं दी जाएगी, तब तक अभी कहना उचित नहीं। जी, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पंचकुला से मेयर पद के लिए 13वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार 4,932 वोटों से आगे, बीजेपी उम्मीदवार 4,932 वोटों से आगे। बीजेपी उम्मीदवार को मिले हैं कुल 24,080 वोट। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 19,148 वोट मिले हैं। मेयर पद के लिए 13वें राउंड की गिनती पूरी। उमंग लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। उमंग, 13वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी 13वें राउंड के बाद जो है कुलभूषण गोयल वो आगे बने हुए हैं और करीब जो मार्जिन है मैं आपको बता दूं 4,932 वोट का मार्जिन जो है उन्होंने आगे रखा हुआ है। कुल वोट जो है 13वें राउंड के बाद 24,080 हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर आलूवालिया को 13वें राउंड के बाद कुल वोट जो है 19,148 मिले हैं, जिसमें 4,932 की लीड बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला के मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल। जी बिल्कुल उमंग, लगातार आपसे ताजा जानकारी लेते रहेंगे। अभी फिलहाल पंचकुला में राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत तेज है और लगातार परिणामों के आने का सिलसिला भी जारी है, नजर हमारी बनी हुई है।
उमंग लगातार हमें ताजा जानकारी दे रही हैं। अभी फिलहाल 13 राउंड की गिनती जो है पूरी हो चुकी है। महापौर पद के लिए कुलभूषण गोयल आगे चल रहे हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पीछे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तमाम वार्ड्स में बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। कांग्रेस ने भी फिलहाल एक वार्ड में पंचकुला में जीत दर्ज करी है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि पंचकुला में किस पार्टी का परचम लहराता है। लेकिन नगर निकाय चुनाव में अगर ओवरऑल परिणामों का आकलन करें तो एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ जो तीसरा विकल्प जनता को मिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जनता ने निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुना है। मैं एक बार फिर से आपको अपडेट कर दूं, धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी है। इसके अलावा बात करें रेवाड़ी नगर परिषद की तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी पूनम यादव ने जीत दर्ज करी है। बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की यहां जीत दर्ज हुई है। निखिल मदान यहां पर जीते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अंबाला की तो वहां पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की जीत हुई है। एक तरीके से एक और तीसरा विकल्प यहां पर जनता ने चुना है। कांग्रेस और बीजेपी को नकारते हुए जनता ने हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी को चुना है। इसके अलावा बात करेंगे सिरसा के वार्ड नंबर 29 उपचुनाव की तो वहां पर एचएलपी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने जीत दर्ज करी है। और सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दी है। 13,818 वोटों से जीत दर्ज करी है कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने। टोटल वोट्स मिले निखिल मदान को 72,118 और ललित बत्रा को टोटल वोट मिले हैं कुल 58,300। मेयर पद पर सोनीपत में कांग्रेस का कब्जा, बहुत कुछ कहता है ये परिणाम। और आप देखिए ये तस्वीरें, जीत का जश्न प्रत्याशी मनाते हुए। प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी यहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं। सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ और पहले ही बाजी मारी है। उनसे जान लेते हैं कि सोनीपत का विकास किस नजरिए पर से देख रहे हैं। सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और विश्वास दिलाता हूं जितने भी विकास कार्य रुके हुए थे, जिसके अंदर सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, चाहे सीवर का हो, सड़क का हो, चाहे पानी के मुद्दे का हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा, चाहे खजूर घोटाला, जरूर इनके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे और जल्द से जल्द इनका काम चालू कराने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं जांच करवाएंगे, जांच भी कराएंगे और इनके ऊपर काम भी स्टार्ट करवाएंगे। जो आज मैं समझता हूँ जो आज सोनीपत की जनता का हक है, सीवर, पानी, सड़क, ये तो उनको मिलना चाहिए और सबसे पहले हम इसको काम चालू कराएंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी मानते हैं आप? मैं सोनीपत की जनता की जीत मानता हूँ। सबसे पहले आपको इसका किसका आशीर्वाद मानते हैं? मैं मानता हूँ सोनीपत की जनता का आशीर्वाद है और विश्वास दिलाता हूँ जो पार्टी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला मुख्य काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले हम सीवर और पानी का काम स्टार्ट कराएंगे। तो सोनीपत में पहली बार इतिहास गवाह है कि आपने पहली बार बाजी मारी है, इसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये सोनीपत की जनता का श्रेय है और पार्टी की हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का श्रेय जाता है। ठीक है, देखिए जैसे निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत की जनता ने पहली बार आशीर्वाद दिया है, नगर निगम का पहली बार चुनाव हुआ है, तो ये काफी बड़ी जीत है। लाजपत, हरियाणा न्यूज, सोनीपत। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस वक्त निखिल मदान भी हैं। लाजपत, अगर बात करें बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसके पीछे क्या कारण माने जाएं? जी बिल्कुल, हम निखिल मदान के साथ हैं और बातचीत करने के लिए प्रयासरत है। लगातार बात करें तो सोनीपत का, जैसे कि हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार बताया कि सोनीपत के इतिहास में आपने नाम लिखा है। सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव था और सोनीपत की जनता ने इतिहास में नाम लिखा है आपका, और सोनीपत में धुरंधर नेताओं को बाजी देते हुए जनता बाजी देती है। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या कुछ? मैं समझता हूँ ये जीत सोनीपत की जनता की हुई है, क्योंकि आज बीजेपी ने सारे अपने हथकंडे अपनाए इस चुनाव के अंदर। आप भी देखते हो, चाहे इनके बड़े सीनियर लीडर आए बीजेपी के, चाहे आज इनके स्थानीय हमारे सोनीपत के लीडर हो, इन्होंने सारी कोशिशें करी
उसके बावजूद भी सोनीपत की जनता के अंदर इतना गुस्सा था इनके बीजेपी के खिलाफ में, मुझे पूरा विश्वास था कि सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और सोनीपत की जनता ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी पार्टी ने 6 साल तक चुनाव नहीं होने दिया और उसमें जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी कोई जांच आपकी तरफ से हुई? सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सोनीपत के विकास कार्य मुद्दों के ऊपर हमने ध्यान देना है और जांच तो इनके साथ साथ में हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। जो भोली भाली जनता है जो विकास के लिए भटकती थी, अब उनको तेजी गति से कुछ राहत मिलेगी? जरूर। जितने भी आज सीवर के काम रुके हुए हैं, चाहे पानी पीने के पानी की लाइनें हो, सबसे पहले मेरा मुख्य रूप से मैं इनके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा और काम चालू कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो आप सोनीपत को क्या देना चाहते हैं तोहफा? मैं सबसे पहले समझता हूँ कि सोनीपत की जनता के लिए एक सीवर, सड़क और पानी सबसे जो विशेष चीजें हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले मैं समझता हूँ सोनीपत की जनता का हक है इस चीज के ऊपर, तो सोनीपत की जनता का हक तो उनको मिलना चाहिए। तो इसमें जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया और साथ साथ में पार्टी हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर इतना बड़ा एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी थी। देखिए निखिल मदान हमारे साथ जारी है, बातचीत है, इसमें आपको कितनी सी वोटों से जीत मिली? 13,817 वोटों से जीत मिली। लाजपत मैं चाहूंगी मेरा एक सवाल जरूर आप कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान से करें कि वो कितना किसान आंदोलन को मानते हैं असर हुआ जिसका परिणाम जो है उनके फेवर में गया, किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही उनकी जीत में? अपना इतनी ठंड के मौसम में भी धरने पर बैठे हुए हैं तो सरकार उनका जी उसी पर बात कर रहे हैं। और साथ साथ सोनीपत की जनता, नगर निगम की जनता को भी अंदर पूरा गुस्सा था। 6 साल से जो सोनीपत की जनता के सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का काम किया, तो दोनों मैं समझता हूँ दोनों तरफ से आज सरकार के खिलाफ मौत। तो आपको किसानों का आंदोलन का फायदा मिला है कुछ? हाँ मैं समझता हूँ जरूर मिला है, क्योंकि आज नगर निगम के अंदर भी जो गांव आते हैं उसके अंदर जो किसान है, किसान वर्ग सारा का सारा परेशान है। गाँव के अंदर हाउस टैक्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सरकार ने दोनों तरफ से ही किसानों की भी और गाँव के लोगों की भी कमर तोड़ रखी है। तो बड़ौदा चुनाव के बाद पहली जीत आपने हासिल की है, तो कितनी खुशी है? पर मैं एक बात समझता हूँ, जो जनता ने आशीर्वाद दिया है मैं इसके ऊपर खरा उतरने की पूरी अपने प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा और विश्वास दिलाता हूँ जो भी संबंधित काम होगा उसको कार्य चालू करवाने का तुरंत प्रभाव से काम चालू कराएंगे। जी बिल्कुल, निखिल मदान ने कहा कि जो सोनीपत के विकास रुके हुए थे उन पर गति से वो काम किया जाएगा और जो भोली भाली जनता को जो बीजेपी पार्टी की तरफ से लूटा जा रहा था उस पर विकास पर तेजी से काम किया जाएगा। जी लाजपत, अगर ओवरऑल बात करें, देखिए निखिल मदान यहाँ पर सोनीपत की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेतृत्व की मैं बात करूं तो कांग्रेस के नेतृत्व का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा रोल रहा है यहाँ पर कांग्रेस की जीत के पीछे? जी बिल्कुल, जैसे कि निखिल मदान ने कहा कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने काफी मदद की है, यहाँ पर डोर टू डोर गए हैं, लोगों के बीच अपील की है। और बात सबसे बड़ी बात है कि सोनीपत में नगर निगम का चुनाव पहली बार हुआ और इतिहास में जो है गवाह है कि इतिहास में पहली बार नाम लिखा गया है और नगर निगम का जो चुनाव है ये सोनीपत की जनता ने जीत का हासिल जो है निखिल मदान की झोली में डाला है। जी बिल्कुल लाजपत, वहीं अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर लगातार 35 दिनों से किसान डटे हुए हैं और किसान नेता भी ग्राउंड जीरो पर आकर लोगों से अपील कर रहे थे कि आपको किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। तो किसान आंदोलन का या किसान नेताओं का भी एक बड़ी भूमिका रही है बीजेपी की हार में सोनीपत में मेयर पद के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान आंदोलन है, इसमें बिल्कुल जो अंदर गाते जो है बातचीत करें तो अंदर खाते जरूर मदद की है, क्योंकि जो है 1 महीने से अधिक जो सिंघू बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है किसानों का, वो इसमें मेन भूमिका निभाई है, क्योंकि आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने अंदर खाते जो है बीजेपी को वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को हार में किया और कांग्रेस को जीत में किया। तो ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है। जी नंदनी, चलिए बिल्कुल लाजपत, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अब हम बात करेंगे सिरसा वार्ड नंबर 29 उपचुनाव की, जहां पर एचएलपी समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने बात करी है एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा से और एचएलपी के समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज से और शिरोमणि अकाली दल के नेता वीरभान सिंह जी से। चलिए अब सीधा रुख करेंगे अमित तिवारी का, उन्होंने जो इन नेताओं से बात करी है वो आपको सुनवाते हैं।
परिषद के वार्ड 29 में आज हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 422 मतों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुषमा मल्होत्रा को हराया है। इस वार्ड उपचुनाव में लगातार सेनापति की तरह लगे रहे हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गोविंद कांडा। उनसे जानते हैं इस जीत पर उनका क्या कहना है। ये जीत वार्डवासियों की जीत है और सिरसा विकास के नाम से बहुत दूर था। सिरसा में 2 साल से लगभग प्रधान नहीं है और अब प्रधान का रास्ता साफ हो गया है। सिरसा को एक नया प्रधान मिलेगा और सिरसा के 31 वार्डों का विकास होगा, सिरसा का विकास होगा और उसके साथ साथ 29 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं का मैं इनका मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, निशा जी बजाज की तरफ से, वीर भांजी मेहता की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये आभार मैं शायद इस वार्ड का, मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया, ये कर्जा हम सारी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे हमारी टीम, लेकिन इस वार्ड को हम दिखाएंगे कि आपके वार्ड का कितना विकास होगा। और विकास के नाम की जो वार्डवासियों ने हमें मोहर दी है, हमें काम दिया है, कामयाबी की एक तरफा जीत देंगे, मैं फिर इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गोपाल कांडा जी के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया और इसमें वे आए भी नहीं और फिर भी इतनी अप्रत्याशित जीत मिली। इसके गोपाल कांडा जी का आशीर्वाद लगभग हमेशा साथ रहता है और सिरसा वाले इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, मैं इनका कभी सिरसा वासियों का कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन जो लोग कई इल्जाम लगाते हैं उनको अगले चुनाव में फिर लोग वार्डवासी उनको धोखा देंगे, जवाब देंगे कि उन्होंने कहा कि ये वार्ड बिकता है, उनको फिर बताएंगे कैसे होता है। निशा बजाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज बड़ी जीत मिली है, 1000 से अधिक मतों को उन्होंने प्राप्त किया। क्या कहती हैं जी? मैं वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी जीत नहीं, ये उनकी जीत है। इस उपचुनाव में लगातार चुनाव प्रचार में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे शिरोमणि अकाली दल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वीरभान मेहता, उन्होंने भी अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत की। उनसे जानते हैं कि इस चुनाव के लिए आप क्या कहते हैं। इस चुनाव के लिए यही है कि वार्ड नंबर 29 वालों का धन्यवाद करते हैं और भाई गोविंद कांडा और निशा बजाज और नीरू बजाज की मेहनत रंग लाई है और लोगों का, वार्ड वालों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। लोगों में बहुत उत्साह था, पहले ही नजर आ रहा था कि वार्ड नंबर 29 से निशा बजाज बनेगी। और देखिए आपको GFX के जरिए अब हम दिखाएंगे कि किसकी जीत हुई है। अम्बाला मेयर पद में जीती है शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज करी है अम्बाला में। इसके अलावा निखिल मदान जीते हैं सोनीपत मेयर पद। निखिल मदान कांग्रेस प्रत्याशी ने बम्पर जीत निखिल मदान की हुई है। तो शक्ति रानी शर्मा अम्बाला से जीती हैं हरियाणा जन चेतना पार्टी और वहीं दूसरी तरफ सोनीपत से जीते हैं निखिल मदान। तो शहर की सरकार भी है जरूरी। शहर की सरकार को लेकर आज जनता का निर्णय आप सभी के सामने। सोनीपत मेयर पद पर जीते निखिल मदान, ललित पत्रा को हराया है। अम्बाला मेयर पद जीती हैं शक्ति रानी शर्मा। वहीं अभी पंचकुला का निर्णय आना अभी बाकी है। पंचकुला मेयर पद पर काउंटिंग जारी है लगातार। नगर निकाय चुनाव में पहली दफा सोनीपत में जब नगर निकाय चुनाव हुए तो निखिल मदान जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। शक्ति रानी शर्मा जीती हैं अम्बाला से। अभी जल्द आपके सामने पंचकुला के भी रिजल्ट सामने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव की जीत हुई है। धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव जीती हैं निर्दलीय उम्मीदवार और सापला में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। वही बात करें उकलाना में तो वहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का दमखम देखने को मिला।
सोनीपत में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं निखिल मदान और अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जीती हैं। और इस खबर पर हमारे साथ राजकुमार शर्मा अंबाला से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, वाकई तीसरा विकल्प जनता ने चुना, बीजेपी और कांग्रेस को नकारते हुए बड़ी बात और बड़े मार्जिन से जीती हैं यहां पर शक्ति रानी शर्मा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जनता ने तीसरा विकल्प चुना है, क्योंकि जनता जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियों से तंग आ चुकी है। जैसे कि चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, एएनएम हो या म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी हो या गेस्ट टीचर हो, सभी वर्ग जो है ये इस सरकार से दुखी है, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना था कि जो बीजेपी है वो उनकी रोजी रोटी छीन रही है और जो कांग्रेस है वो वैसे ही नजारा हो चुकी है। तो इसीलिए उन्होंने जो है तीसरा विकल्प विनोद शर्मा को चुना है, क्योंकि जब विनोद शर्मा पहले भी 2 बार विधायक रहे और बीच में मंत्री रहे तो उन्होंने यहाँ काफी काम करवाए थे, विकास के कार्य भी कराए थे और हालांकि लोगों की भर्तियां भी कराई थी और उन पर किसी भी प्रकार का रिश्वत का आरोप नहीं था। इसी वजह से लोगों ने इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस को नकारते हुए शक्ति रानी शर्मा को यहाँ मेयर के लिए चुना है। राजकुमार, ये जो कहा जाता है इलेक्शंस में कि लोग जो हैं वो पार्टी को देखकर नहीं, जो उम्मीदवार होता है उनको देखकर वोट देते हैं, तो इस बार अंबाला की जनता ने इसी कथनी को सच करते हुए दिखाया है। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट कर दिया अंबाला की जनता ने कि वो किसी पार्टी के जो है उसको देख के नहीं, बल्कि जो प्रत्याशी है उसको देख के जिताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात आपको यहाँ ये बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रति जो जनता का और यहाँ के लोगों का गुस्सा है वो पहले से ही ज्यादा था, क्योंकि कांग्रेसियों ने कभी भी जो है ऐसे कोई काम नहीं किए और इसी तरह बीजेपी भी इन्हीं के रास्ते पर चलते हुए जो जन विरोधी नीतियों के ऊपर चल पड़ी थी। हालांकि आपने जैसे देखा कि किसान भी जो है इसका भरपूर विरोध अभी तक कर रहे हैं और कोई अध्यादेशों के बारे में समझौता नहीं हो पा रहा, तो इसका भी असर जो देखने को मिला है। इसीलिए शक्ति रानी शर्मा को जो इन्होंने वोट देकर जिताया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी है और बम्पर वोटों से उनकी यहां पर अंबाला में जीत दर्ज हुई है। और जैसा कि राजकुमार बता रहे थे कि यहां पर कैंडिडेट को देखकर लोगों ने दिल खोल के वोट दिए हैं। लगातार नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पालिका के जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं। रेवाड़ी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव विजयी हुई हैं। पूनम यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार को हराया है। 2087 वोटों से पूनम यादव और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर नगर निकाय चुनाव को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है।